एवरीवन। तो आज हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है सीएनसी प्रोग्रामिंग लेथ मशीन। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑफ टर्निंग और यू कैन से कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑफ लेथ मशीन। प्रोग्रामिंग के दौरान जो भी आपके प्रोग्राम्स बनेंगे, जैसे भी कंस्ट्रक्शन होगा प्रोग्राम्स का, उसमें जो भी जी कोड एम कोड हम स्टडी करेंगे वो सारा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रखेंगे। शुरू में जो ट्यूटोरियल सीरीज़ रहेगी वो डिस्कस करेंगे हम सीएनसी के बारे में कि सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या चीज़ है और इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं दूसरी कन्वेंशनल मशीन्स के ऊपर। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सीएनसी कई डिफरेंट पार्ट्स, सीएनसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या है, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो पहले ट्यूटोरियल सीरीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ शुरू की जो ट्यूटोरियल होंगे वो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट में, जिसमें सीएनसी के इंट्रोडक्शन और सीएनसी के लेथ के कंपोनेंट्स हो गए और थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ट्यूटोरियल सीरीज़ आगे बढ़ेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके प्रोग्राम्स, उनके कोड्स, उनकी कोड्स की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ जो है हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग की। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग लेथ में हम डिस्कस करेंगे, तो ये रहेगा हमारा कंटेंट में हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे सीएनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी सीएनसी क्या चीज़ है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीएनसी मशीन लेथ। तो हमारा मेन फोकस सीएनसी लेथ पर रहेगा और इसकी प्रोग्रामिंग पर रहेगा। तो सीएनसी मशीनिंग लेथ में हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उसकी टूलिंग, ये सारा हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सीएनसी कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास हाउ टू राइट ए प्रोग्राम। तो बेसिकली हमारा फोकस जो है इस टाइम अभी सीएनसी प्रोग्रामिंग पर है। प्रोग्रामिंग में हम जी और एम कोड की हेल्प से प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम हम सीएनसी में फेड करते हैं। ठीक है, वो सीएनसी उस प्रोग्राम को रीड करती है और जो हमारा डिज़ायर्ड पार्ट होता है उसकी शेप उस ब्लैंक या रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ करना है उस ब्लैंक के ऊपर इम्प्रिंट ब्लैंक के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली सीएनसी क्या कर रही है, सीएनसी प्रोग्राम को रीड करके आपका पार्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो उसी की सारी स्टडी, उसके प्रोग्राम्स को कैसे लिखना है, उसके अंदर कौन से कोड्स यूज़ होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली फोकस है प्रोग्रामिंग पर। तो प्रोग्रामिंग के हम बेसिक्स और एडवांस सारे सीखेंगे इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीएनसी। सीएनसी होता क्या है? सीएनसी का फुल फॉर्म रहता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या रहता है कि जो मशीन है, आज से कुछ साल पहले आपको पता है कि मशीनें जो हैं वो बीइंग एज ए ह्यूमंस के द्वारा चलाई जाती है। एक आदमी मशीन को रन करता था। ठीक है, आदमी ही उसकी सेटिंग करता था। जो वर्कर है मशीन के ऊपर जो काम कर रहा है वही उसकी सेटिंग करता है, वही इसको रीसेट करता है, वही इसको चला रहा है, उसकी मेंटेनेंस रख रहा है। ठीक है, लेकिन सीएनसीज़ में क्या है, आजकल आपका जो ह्यूमन फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, सीएनसी में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं जो मशीन खुद ब खुद कर सकती है। तो सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी जो मशीन है वो रन किससे कर रही है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर इसको असिस्ट कर रहे हैं रन करने के लिए। रन मतलब चलाने के लिए, जैसे स्पिंडल चलाना, कूलेंट चलाना। ठीक है, स्पिंडल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाना, टूल पोस्ट को आगे पीछे करना, टूल्स चेंज करना। तो ये सारा काम आज की डेट में सीएनसी के मशीन्स पे होता है। सीएनसी उसको कंप्यूटराइज्ड वे में कंट्रोल कर रही है। तो उसको कंट्रोलिंग जो है सारी वो कंप्यूटर्स कर रहे हैं, ना कि एक वर्कर। पहले आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ये सारा काम जो है वर्कर करता था, जो उस मशीन पे काम कर रहा है। टूल चेंज करना, कूलेंट लगाना, कूलेंट ऑफ करना, स्पिंडल पे टूल लगाना, वर्कपीस लगाना। ठीक है, ये सारे काम, और गेज फैक्टर से उसको चेक करना कि वो स्पिंडल जो आपका वर्कपीस है वॉगल तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे काम आज से 10-20 साल पहले वर्कर करते थे। लेकिन आज की डेट में सीएनसी मशीन्स के कारण क्या हो रहा है, ये सारे काम अब सीएनसी खुद करती है। ठीक है, सारा फुली ऑटोमेशन हो गया है। जस्ट वर्कर को ये ध्यान रखना होता है कि इसमें प्रोग्राम सही चल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, सारी टॉलरेंसेज एज पर द रिक्वायरमेंट है जो ड्राइंग में मांगी गई हैं। ठीक है, और जो इसके ऑक्सिलरी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं मशीन के। तो हम सीएनसी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ,
कि CNC क्या है, इट्स अ मशीन टूल which may be defined as a method of automation in which various function of machine tools are controlled by letters, numbers and symbols। ठीक है, तो CNC कुछ नहीं है, CNC एक मशीन टूल है। मशीन टूल मतलब एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली काम करती है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम जो है बेसिकली CNC को रन करता है। वो प्रोग्राम जो है CNC द्वारा पढ़ा जाता है और वो प्रोग्राम रीड करने के बाद CNC अपना काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं मशीन को। ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ टाइप करना है कंप्यूटर पे, तो मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड पे कुछ टाइप करूँगा तो मेरे को स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख के आएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू और वो मेरे को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो सेम चीज़ CNC के अंदर है। CNC में हम क्या करते हैं, CNC में बेसिकली एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को हम CNC के अंदर फीड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, या आपके पास मेमोरी कार्ड है, या आप लैन वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं जब मशीनों को, तो उसके थ्रू भी आप उसको प्रोग्राम फीड कर सकते हो। देन वो प्रोग्राम क्या होता है कि मशीन रीड करती है। मशीन रीड कैसे करेगी अब, ठीक है, मशीन कैसे रीड, मशीन बेसिकली क्या है, कंप्यूटर है, वो रीड करता है उसको प्रोग्राम। वो कंप्यूटर जब उसको रीड करेगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, वो इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके पढ़ता है और जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा वो फंक्शंस ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर हो जाएंगे। जैसे कूलेंट का ऑन होना, स्पिंडल का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है, टूल का आगे पीछे चलना, लीनियर इंटरपोलेशन लेना, सर्कुलर इंटरपोलेशन लेना, टूल को ऑफसेट करना, टूल को होम पोजीशन पे लेके जाना। तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम पहले मशीन को देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है CNC में, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि CNC एक मशीन टूल है जिसमें सभी फंक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं और ये सारे फंक्शंस जो है कंट्रोल करते हैं हम कुछ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स से। तो लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स क्या है, वो प्रोग्राम है जो हम बनाकर मशीन के अंदर फीड करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि बेसिकली CNC मशीन्स रन्स ऑन अ प्रोग्राम फैक्ट्री। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स हैं उनको हम एक सीक्वेंस में सेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेटर्स और नंबर्स इसको दे दोगे और CNC रीड कर लेगी, नहीं। CNC एक लैंग्वेज में रीड करती है जो उसके हिसाब से बनाई गई है। जैसे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो C या C+ पे चलता है, ठीक है, ऐसे .NET लैंग्वेज है, PHP लैंग्वेज है, जावा की लैंग्वेज है, ऐसी CNC को भी रीड करना है, CNC की भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वो CNC की प्रोग्रामिंग में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, वो जो प्रोग्राम है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको हम CNC के अंदर फेड करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है, द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी एज वेल एज द मूवमेंट्स। तो प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दूसरा कि मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा, उस पार्ट या ब्लैंक जो आपने लिया है उसके ऊपर क्या प्रोफाइल कटेगी, उस प्रोफाइल के ऊपर क्या, उस ब्लैंक को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसको कैसे फाइनल प्रोडक्ट में लेके आना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर होती हैं स्टेप वाइज, कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और ये सारा सीक्वेंस होता है। ऐसे नहीं है कि आप पहले प्रोग्राम में सेट कर रहे हो कि टूल बाद में आएगा, रीसेट बाद में लेगी मशीन, होम पोजीशन बाद में, ऐसा नहीं है। सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीक्वेंस में चलेगी। फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये, तो ये सीरीज़ में काम करता है ताकि मशीन जो है उस प्रोग्राम को रीड करे प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी मशीन रीड, आपने प्रोग्राम गलत फीड किया और वो उसको रीड कर लेगी तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, टूल निकल सकता है, स्पिंडल में से आपका वर्कपीस गिर सकता है हाई RPM पे। ठीक है, तो जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं या जिसके कारण आपका जो वर्कपीस है उस पर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, उसकी फिनिश अच्छी नहीं आएगी, उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस मतलब कि सबसे पहला क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो ये डेफिनेशन हम देंगे। ये कौन होता है, ये प्रोग्रामर डिफाइन करता है। CNC जो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, वो प्रोग्रामर बताता है कि CNC को कैसे चलना है। ठीक है, देखो है तो बेसिकली कंप्यूटर ही, और कंप्यूटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शंस दोगे सही तरीके से तो सही तरीके से चलेगा। अगर उसको आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में गलत बताओगे तो वो गलत ही चलेगा, क्योंकि वो रीड कर रहा है उस इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रामर को ये सारा ध्यान रखना है कि CNC में कैसे ऑपरेशंस ऑपरेट करेंगे, कौन सा पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा होगा, लास्ट में कौन सा होगा। ठीक है, तो CNC में ये आपको एक प्रोग्रामर को डिफ़ाइन करना पड़ता है। जब भी वो प्रोग्राम लिखता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रिसाइजली डिफ़ाइन करता है।
उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ लेटर्स होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथडोलॉजी होगी। मैन्युफैक्चरिंग मेथडोलॉजी मतलब वो स्टेप्स जिससे वो पार्ट आपका बनना चाहिए। ठीक है, हम जैसे जैसे ट्यूटोरियल सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोग्राम में कैसे वो पार्ट मेथडोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग मेथडोलॉजी रहती है, और हम उसको कैसे देख सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में सिमुलेटर के ऊपर कि कौन सा पार्ट, कौन सा टेपर पहले लगा, कहाँ पे मशीनिंग हुई है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम आगे ट्यूटोरियल सीरीज़ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस है कि सीएनसी होता क्या है, सीएनसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझाया कि सीएनसी में प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, और वो डिफाइन करने वाला बंदा कौन है, प्रोग्रामर। वो सीएनसी प्रोग्रामर है जो पहले बताएगा चीज़ों को कि प्रोग्राम में ये चीज़ें लिखी जाएंगी और वो मशीन रीड करेगी। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर जो टूल की मूवमेंट्स हैं वो भी मशीन के अंदर ही उस प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होंगी बाय द प्रोग्रामर। वो प्रोग्रामर जो प्रोग्रामर है वो ही डिफाइन करेगा कि कौन सा टूल कब चलेगा, कौन सा टूल कैसे आएगा, होम पोजीशन पे कैसे लेगा, उसके बाद वो वर्क पीस के पास कैसे आएगा। सारी मूवमेंट जो है टूल्स की वो प्रोग्राम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में होंगी। ठीक है, तो जैसे हम किसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं अभी, फॉर एग्जांपल व्हाट टूल इज़ टू बी यूज्ड। ठीक है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, जो प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें क्या क्या बताओगे, कौन सा टूल यूज़ होगा, कितनी स्पीड पे टूल चलेगा, और कितनी फीड रेट होगा उसका, और टूल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उसका पाथ क्या रहेगा। पाथ या तो लीनियर हो सकता है या आपका सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, और इनमें क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्पिंडल के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो सीएनसी मशीन्स के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फीड करनी पड़ेगी प्रोग्राम के फॉर्म में। और प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्रामर द्वारा बनाया गया है, और प्रोग्रामर उसमें सबसे पहले ये सारी चीज़ें सेट करेगा कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, मिडल में क्या चीज़ आएगी और लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शंस पहले प्रोग्रामर डिफाइन करेगा, तो उसके बाद ही मशीन पे वो प्रोग्राम फीड करा जाएगा, और उस पे बाद आपकी मशीन जो है उस प्रोग्राम को रीड करेगी और आपका पार्ट जो है वो वैसा बन के आएगा बाहर। ठीक है, तो सीएनसी बेसिकली एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन है जिसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम मशीन रीड करके आपका पार्ट तैयार करती है। ठीक है, आज से 10-20 साल पहले ये काम नहीं होता था। आज से 10-20 साल पहले एक वर्कर रहता था मशीन के ऊपर। ठीक है, वो सारा कुछ अपने हिसाब से सेट करता था। टूलिंग उसको अपने हिसाब से अपने हाथ से सेट करनी पड़ती थी, स्पिंडल की स्पीड को आप अपने हिसाब से सेट करना पड़ता था, वर्क पीस को लगाना, वर्क पीस को निकालना। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, आने वाले टाइम में ये सारा काम अब जो है कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर्स ने मशीन्स पे जो प्रोग्रामिंग के थ्रू सेट कर दिया है हमने। तो अब हमारे पास फ़ायदा क्या है, देखो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमको। हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें सीरीज़ में कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या एप्लीकेशंस हैं सीएनसी की नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन्स के ऊपर। कन्वेंशनल मशीन जैसे आपकी लेथ हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई। ठीक है, लेकिन सीएनसी में आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, और सीएनसी की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, सीएनसी टर्निंग होती है, सीएनसी मिलिंग्स भी होती हैं, सीएनसी की ड्रिलिंग होती है, सीएनसी प्रेस मशीनें होती हैं, सीएनसी फॉर्मिंग मशीन्स भी होती हैं, सीएमएम यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स भी होती हैं सीएनसी बेस्ड। तो सीएनसी का जो फ्यूचर स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली जो लोग इंडस्ट्री के अंदर हैं और जो इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं या जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अपग्रेड हो रही है। अब इंडस्ट्री 4.0 में अपग्रेड हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया बेसिकली, अब ये चौथा रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, हर चीज़ जो है अब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मशीनें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, मशीनों को कंप्यूटर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना है वो आप थ्रू एक कंप्यूटर, एक क्लिक से, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से दे सकते हो उनको। तो सब कुछ इंटरकनेक्ट हो रहा है, और इंटरकनेक्ट हो रहा है मतलब इंडस्ट्री जो है अपग्रेड हो रही है, अपना एक लेवल अपग्रेड कर रही है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कंप्यूटर्स का या फ़ोन्स का, आप एंड्रॉयड चला रहे हो, एप्पल चला रहे हो, तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है ना, कुछ महीने बाद आपका अपग्रेड होता है सॉफ्टवेयर। ऐसे ही इंडस्ट्री कुछ सालों बाद या कुछ दशकों बाद, 10 साल बाद अपने आप को अपग्रेड करती है, वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और उसको सीखना भी तो पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी ना, तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो सीएनसी आज की डेट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है,
ऐसी मशीनों को चलाने के लिए उनको ऑपरेटर्स चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए मार्केट में, इस टाइम इंडस्ट्री में, जिनकी आज की डेट में बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, लोग जो सीखा तो है लेकिन उनको इतना अच्छा नहीं आ रहा है, उन्होंने बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सीख लिया। तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे और हम फोकस करेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, क्या इसके बेसिक्स हैं, क्या एडवांस हैं, क्या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, बारीक चीज़ें प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ट्यूटोरियल रहेगा वो पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर रहेगा और उसमें मैं आपको वर्चुअल सिमुलेशंस भी दिखाऊंगा कि पीस कैसे कट रहा है, टूल कैसे आ रहा है। ठीक है, ये सारा मैं आपको इसमें वीडियोस की फॉर्म में डिस्क्राइब करूंगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक और स्लाइड है जिसे सीएनसी मशीन टूल्स पे कौन कौन से फंक्शंस हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, जो मशीन खुद करती है विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम उसको देते हैं, उनको रीड करती है और वो खुद अपने आप ऑटोमेटिकली सेट करती है। जैसे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ मशीन टूल स्पिंडल, जो मशीन टूल का स्पिंडल है जहाँ पे आपका वर्कपीस फिक्स किया जाएगा, वो अपने आप मशीन रीड करती है प्रोग्राम को और उसको ऑन ऑफ कर सकती है, उसको क्लॉकवाइज भी चला सकती है, उसको एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकती है। दूसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं सीएनसी के अंदर। जैसे सपोज करो आपको 500 आरपीएम पे चलाना है, आपको 1000 आरपीएम पे चलाना है, आपको 2000 पे चलाना है, आपको 3000 पे चलाना है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोग्राम में देना पड़ेगा। उसको कंप्यूटर रीड करेगा मशीन का और वो उसके अकॉर्डिंगली स्पिंडल की स्पीड को कांस्टेंट रखना है, वेरिएबल रखना है, उसको कंट्रोल करेगी। तो इसके लिए हमारे पास सर्वो मोटर्स होती हैं मशीन के अंदर। ठीक है, तो ये मोटर्स इतनी एफिशिएंट और इतनी प्रिसाइज होती हैं कि आप 1 डिग्री या 0.5 डिग्री तक की भी एक्यूरेसी इसमें ले सकते हैं रोटेशन में। ठीक है, और आरपीएम भी इसमें कंस्टेंट और वेरिएबल को आप बड़े आराम से, बड़े वी कैन से कि बहुत तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा पोजीशनिंग ऑफ द टूल टिप एंड डिजायर्ड लोकेशन एंड गाइडिंग इट अलॉन्ग। तो टूल टिप की पोजीशन, यानी जब आपका वर्कपीस लगा है तो वर्कपीस के पास टूल को लेके आना, टूल की मूवमेंट। ठीक है, ये सारा काम ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर होगा। पहले क्या होता था, पहले जो है वर्कर वो मशीन में स्पिंडल के अंदर आपका वर्कपीस लगाएगा, उसको कसेगा, उसकी टाइट, उसको गेज रख कर चेक करेगा कि उसमें वॉगलनेस नहीं है, उसके बाद वो टूल टिप लेके आएगा, टूल पोस्ट के थ्रू वो टूल को आगे करेगा, फिर चेक करेगा एक हल्का सा कट लगा के भाई सब सेट है कि नहीं, उसको सही लगेगा तो उसके बाद ही मशीनिंग करेगा। तो ये सारा काम आज की डेट में सीएनसी के अंदर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपने प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने दे रखी है, तो मशीन ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ सेट कर रही है। ठीक है, तो पोजीशनिंग ऑफ टूल टिप और मूवमेंट ऑफ टूल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको गाइड करता है टूल को कि कैसे चलना है। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टूल टिप। ठीक है, तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टूल टिप बेसिकली क्या है, फीड रेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो फीड रेट आपकी कंट्रोल करना, ये भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है कि कितनी फीड के अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है। अगर 0.5 फीड दे रहे हो या 1 मिलीमीटर की फीड दे रहे हो एक रेवोल्यूशन पे, तो वो भी आपको डिफाइन, वो आप उसमें डिफाइन कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, और वो मशीन अपने अकॉर्डिंगली उस फीड रेट को कांस्टेंट रखेगी जब तक आपकी पूरा पार्ट तैयार नहीं होता। ह्यूमंस में एरर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है फीड रेट आपके देखो 0.5 रहे, हल्का सा थोड़ा सा टूल आगे हो जाएगा तो क्या होगा, वो 0.5 का 0.7 0.8 भी बन सकता है। ठीक है, तो चांसेस हैं ह्यूमन एरर के, लेकिन सीएनसी में ह्यूमन एरर ज़ीरो रहता है क्योंकि ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोग्राम फीड करना होता है। लास्ट है इसके अंदर चेंजिंग द टूल, चेंजिंग ऑफ टूल्स इन द स्पिंडल। तो स्पिंडल के अंदर जो भी टूल चेंज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली एटीसी के थ्रू होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है सीएनसी के अंदर, या टर्रेट लगा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टूल घूमता है, वो टूल जो आपको चाहिए वो सामने आ जाएगा वर्क पीस के, और उससे जो भी मशीनिंग करोगे वो मशीनिंग करके फिर टूल वापस चला जाएगा अपनी पॉकेट के अंदर, और फिर नया टूल आ जाएगा जिससे टर्रेट घूमेगी। तो टर्रेट सिस्टम भी होता है, बेल्ट सिस्टम भी होता है, और बेल्ट सिस्टम में जैसे मोस्टली तो हमारा होता है मिलिंग के अंदर, वहाँ पे एटीसी लगा होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। वो टूल जैसे जैसे प्रोग्राम रन होता है उसके अंदर टूल की कॉल होती है, पहला टूल कौन सा लगेगा, फिर दूसरा टूल कौन सा लगेगा, तीसरा, पहले जैसे आपने रफिंग कर लिया उसके बाद आपको फिनिशिंग करना है टूल से, तो फिनिशिंग का टूल अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको प्रोग्राम में दोगे और वैसे वैसे अकॉर्डिंगली एटीसी जो है टूल चेंज करता रहेगा। और सीएनसी टर्निंग जो है, सीएनसी टर्निंग मशीन जो हैं, जैसे लेथ मशीनें होगी जो सीएनसी है, जो कंप्यूटर बेस्ड लेथ मशीन है उनको हम सीएनसी टर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो टर्रेट लगा होता है एक छोटा सा, उसके 8, उसमें 10 12 ऐसे टूल लग सकते हैं,
जिसमें बोरिंग हो गया, फिनिशिंग के लिए टूल हो गया, रफिंग के लिए टूल हो गया, ठीक है, ड्रिलिंग के लिए टूल हो गया, उसके बाद थ्रेडिंग के लिए टूल हो जाएगा, नलिंग के लिए टूल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑपरेशन है जिनको आप इसमें कर सकते हो। तो वो सारी मूवमेंट जो है टूल्स की वो बेसिकली ऑटोमेटिक रहता है, और उसकी टूल कॉल आप प्रोग्राम के अंदर डालते हो जिससे वो मशीन रीड करेगी और टूल चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एप्लीकेशन। सीएनसी क्या एप्लीकेशंस हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है और इसमें सारा काम ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये मशीनें जो हैं कन्वेंशनल मशीनों से थोड़ी एडवांस है, ठीक है, थोड़ी भी नहीं बोलूँगा, मोस्टली एडवांस मशीनें हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? एप्लीकेशन मतलब इनको कहाँ यूज़ किया जाता है? मोस्टली सीएनसी आज की डेट में हर जगह यूज़ हो रही है। चाहे कोई भी ऑपरेशन हो आज की डेट में वहाँ पे सीएनसी मशीन ही लगा हुआ है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप पुरानी कन्वेंशनल मशीनें लगाओगे, मिलिंग या उस पर वर्कर लगाओगे, उसको ट्रेन करोगे, उसके बाद वो आपको प्रोडक्शन देगा। नहीं, आज के डेट में सीएनसी मशीन्स आ रही हैं, उनमें आप प्रॉपर सेटिंग कर लो, रीसेट कर लो, सारा कुछ फाइन करके उसमें प्रोग्राम फीड करो, और फर्स्ट रन में आप पहले चेक करोगे कि आपका सब कुछ सेट आ रहा है, उसके बाद उसमें मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एप्लीकेशन है सीएनसी की मिलिंग मशीन्स भी आती हैं, सीएनसी की लेथ्स भी आती हैं, सीएनसी की ड्रिलिंग मशीनें भी आती हैं, ग्राइंडिंग मशीनें भी आती हैं, इवन के गियर जनरेटिंग मशीन्स। आजकल जो गियर जनरेशन या गियर मैन्युफैक्चरिंग है वो ह्यूमंस नहीं कर पाएंगे, ह्यूमंस में तो एरर आ जाएगा अगर वर्कर को दोगे। सॉरी। तो गियर जो है वो बड़े ही प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर करने होते हैं, क्योंकि हल्का सा भी पिच या हल्का सा भी आप सर्कुलर पिच या पीसीडी के अंदर वेरिएशन लाओगे, आपका गियर फिट नहीं होगा दूसरे गियर के साथ, ठीक है। तो गियर्स के अरेंजमेंट रहता है, और गियर्स यूज होते हैं मोशन ट्रांसफ़र या आपका टॉर्क ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो अगर उनमें इशू आ रहा है, अच्छे से मैशिंग नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा का पूरा टॉर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा या मोशन ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसमें लॉसेज आएंगे, फ्रिक्शन होगा, जिससे गियर की लाइफ कम होती है। तो गियर जनरेटिंग जो है या गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली सीएनसी मशीन्स ही यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रेसेस हो गई, हाइड्रोलिक प्रेसेस हो गई, फ्लेम कटिंग मशीन्स हो गई, पाइप बेंडिंग मशीन्स हो गई, फॉर्मिंग मशीन्स हो गई, फोल्डिंग एंड शेयरिंग मशीन्स हो गई। शेयरिंग मतलब बीच में से काटना, फोल्डिंग मतलब आपको जैसे बेंड करना किसी चीज़ को, बड़ी बड़ी शीटें हैं उनको आप शीट मेटल का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फोल्डिंग मशीन चाहिए। प्रेसेस आपकी होती हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपको बोनेट बनाना है, दरवाजे बनाने हैं गाड़ी के, वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस होती है, उसके अंदर शीट दे दो, सीएनसी ऑपरेटेड होती हैं वो भी सारी, ठीक है। उसमें भी कंप्यूटर्स लगे हैं, उनमें भी आपको प्रोग्राम और उसकी स्पेसिफिकेशंस फीड कर दो, जो पैरामीटर आपको सेट करने हैं उसके अकॉर्डिंग ही हाइड्रोलिक प्रेस उतना ही ज़ोर लगाएगी जितना आपको चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक्सेसिव जोर लगवा दिया। तो उसमें क्या है, ह्यूमन अगर उसको ऑपरेट करेंगे वर्कर्स, तो डेफिनेटली चांसेस है कि उसमें एरर आ जाए। जहां आपको 400 टन का लगाना था, वहाँ अगर 450 या 500 टन का आप लोड लगाओगे तो शीट फट जाएगी। शीट की जो मजबूती या स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पैरामीटर्स आप पहले मशीन के अंदर दे दोगे, उसके अकॉर्डिंग मशीन रन करेगी। फ्लेम कटिंग मशीनें होगी, पाइप बेंडिंग मशीनें हो गई, फॉर्मिंग मशीन्स, फोल्डिंग एंड शेयरिंग मशीन्स, ये सारी मशीनें आज की डेट में सीएनसी बेस्ड हो गई हैं। तो सीएनसी से ही सीएनसी बेस्ड मतलब है कि इनके अंदर कंप्यूटर लगा दिया गया है, और कंप्यूटर्स इन प्रोग्राम को हम फीड करते हैं, वो प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंस्पेक्शन मशीन्स होती हैं सच एज सीएमएम, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स। ये भी आपको हर इंडस्ट्री में आज की डेट में दिख जाएगी, जो इंडस्ट्री ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर कर रही है या कोई भी पार्ट, छोटा पार्ट भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास सीएमएम मशीन होता है। सीएमएम मशीन बेसिकली एक प्रोब होता है बेसिकली उसके अंदर, और वो भी 3 एक्सिस पे रन करता है, एक्स वाई और जेड में मूवमेंट लेगा, तो उसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। हल्का सा भी माइक्रोन लेवल तक के भी डिफरेंस आया तो आपका पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, पार्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं मशीनिंग के दौरान। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीएमएम्स जो होती हैं वो बहुत ही प्रिसाइज बने होते हैं, और इनके लिए हमें एसी वाला रूम चाहिए होता है, और इनमें टेम्परेचर 20 डिग्री से 22 डिग्री तक हम रखते हैं, ताकि आपका पार्ट जो है प्रॉपरली एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेट हो और उसकी मेजरमेंट में कोई इश्यूज़ ना आए, ठीक है। तो सीएमएम मशीन्स आज की डेट में हर इंडस्ट्री में जो पार्ट्स की डायमेंशंस को नाप रही है, पार्ट्स की वेरिएशंस, हल्की हल्की वेरिएशंस जो भी क्वालिटी चेक होने हैं वो सीएमएम मशीन्स पे हो जाते हैं। इनके अलावा जो सीएनसी मशीन्स हैं वो सूटेबल कौन से काम के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है, एक पिंक कलर का बॉक्स में मैंने अभी डिस्कस किया, ऑरेंज कलर वाले बॉक्स में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सीएनसी मशीन्स हैं वो कौन से काम के लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। सीएनसी मशीन्स हैं लेकिन उनका कोई काम भी तो होगा ना। तो जैसे
उन पे क्या क्या पार्ट्स बना सकते हो या कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पर। जैसे पार्ट्स हैविंग कॉम्प्लेक्स कंटूर्स, ऐसे पार्ट जिनमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंटूर्स हैं, जैसे गियर कटिंग मशीन होगी उसमें बहुत सारे गियर, जैसे स्पायरल गियर हो गया, स्पायरल गियर को आप सीएनसी पे बनाओगे और अगर एक वही गियर आप कन्वेंशनल मशीन पे बनाओगे तो ज़मीन आसमान का एक्यूरेसी का फ़र्क होगा। कन्वेंशनल मशीन्स पे आपको एरर, आपको डिफेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सीएनसी मशीन पे। जो वो पार्ट्स जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है पार्ट्स के अंदर, उसमें कंटूर्स जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी जो आँख या गोलाई में आ रही हैं चीज़ें, वहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है पार्ट्स के अंदर। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास सीएनसी मशीन बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सीएनसी मशीन्स की 3 एक्सिस भी होती हैं, 5 एक्सिस, 6 एक्सिस, इवन के 9 एक्सिस मशीन्स भी देखी हैं हमने, तो उसमें आपके 9 एक्सिस होंगे। देखो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस तो होते ही हैं, उसके अलावा आपका एक थीटा होता है जो रोटेशन ऑफ आपका ये रहता है वर्क टेबल, ठीक है, या इंडेक्सिंग जिसे हम कहते हैं। तो उस केस में भी आपका वो 4th एक्सिस रहता है। तो 4 एक्सिस तो नॉर्मल है, हर इंडस्ट्री में मिल जाएगी। 5 एक्सिस, 6 एक्सिस और उससे ऊपर वाली जो मशीन्स हैं वो प्रिसाइजली कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बनाने के लिए ही डिफाइन होती हैं, और वो आपको ऐसे एंटायर इंडस्ट्री के अंदर नहीं दिखेगा, कहीं कहीं आपको दिखेगी जहाँ पे वो पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। स्पेसिफिकली उन्हीं पार्ट्स को बनाने के लिए वो सीएनसी हैं। सेकेंड पॉइंट है जॉब रिक्वायर वेरी हाई एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। ऐसी जॉब्स जहाँ पे आपको एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे टरबाइन के ब्लेड हो गए। टरबाइन के ब्लेड जो होते हैं, जो आपके फाइटर जेट्स या जो गैस टरबाइंस के अंदर यूज़ हो रही है, या आपके जो गैस टरबाइन इंजन जो पैसेंजर जेट्स के अंदर लगे होते हैं, उनके ब्लेड्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने चाहिए। उनमें हल्का सा भी वेरिएशन अगर डायमेंशन में आता है तो उनकी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चनिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर देखो वो जो ब्लेड है वो बहुत हाई आरपीएम पे चलते हैं, हाई आरपीएम पे हल्का सा भी वेरिएशन आएगा डायमेंशन में, और अगर वहाँ पे एयर का फ्लो या ड्रैग जो है उससे वेरिएशन आती है तो वो ब्लेड टूट जाएगा। अगर एक ब्लेड टूटा तो वो टूटा हुआ ब्लेड पूरी टरबाइन में घूमेगा और कई ब्लेडों को तोड़ेगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपका जब पार्ट की जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ पे हम सीएनसी को यूज़ करते हैं, और उस प्रिसीजन वाले पार्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिपीट हो रही है बार बार, यानी वो पार्ट बार बार बनना चाहिए सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम क्वालिटी के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तब ऐसी चीज़ों के लिए हम सीएनसी मशीन्स को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट्स कन्वेंशनल मशीनों पर बनाओगे तो चांसेस रहेंगे कि आपका वो पार्ट उतनी एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाएगा जितनी सीएनसी में हम माइक्रोन लेवल यानी 1 mm के 1000वें हिस्से तक की एक्यूरेसी ले सकते हैं, यानी पॉइंट के 3 डिजिट बाद 0.000 तक एक्यूरेट हो सकते हैं हम, यानी 1 mm के 1000वें हिस्से तक, यानी 1 माइक्रोन, 1/1000 mm, तो ये हो गया 1 माइक्रोन। ठीक है, तो 1 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी हम ले सकते हैं। जॉब रिक्वायरिंग मैनी सेटअप्स और व्हेन द सेटअप्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, जहाँ पे आपकी जॉब जो है वो बहुत सारे सेटअप्स मतलब आपके स्टेप्स हैं कि पहले सेटअप में ये होगा पार्ट में, सेकंड सेटअप में हमारा ये होगा। जैसे आपको कोई पार्ट बनाना है जिसके अंदर आपको फिनिशिंग करना है ऊपर, उसके बाद उस पर थ्रेडिंग कटना है और अंदर ड्रिलिंग होकर बोरिंग होना है, तो इसमें 4-5 सेटअप लगेंगे। तो इन सेटअप्स में आपका टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर यही काम नॉर्मल वर्कर करेगा तो वो एक पार्ट मेरे को 2 घंटों में निकाल के देगा, जबकि सीएनसी में क्या है, ये सेटअप पहले से डिफाइंड है, बस पार्ट लगाना है, आपका 15 मिनट में पूरा पार्ट या प्रोडक्ट निकल आएगा विद एक्यूरेट डायमेंशनिंग, प्रॉपर क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपको बहुत सारे सेटअप लगाने हैं और सेटअप्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, उन केसेस के अंदर आपको सीएनसी ही बेस्ट रहता है, कन्वेंशनल मशीन्स नहीं रहेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, पार्ट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। ठीक है, वैसे वो पार्ट जहाँ पे आपका डिज़ाइन जो है फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, आज की डेट में मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स जो है उनके पार्ट में देखो कितना फ्रीक्वेंटली चेंज आता है ना। पहले मोबाइल फ़ोन बड़े मोटे आते थे, 10 सालों में आज की डेट में उनकी थिकनेस देखो कितने पतले फ़ोन आ रहे हैं आजकल। और दूसरा, फ़ोन के अंदर की कैपेबिलिटीज़ कितनी बढ़ गई है, प्रोसेसर भी तेज़ हो गया, कैमरा भी बहुत अच्छे हो गए हैं और उनकी स्क्रीन भी बड़ी हो गई है। आज से 10 साल 20 साल पहले नोकिया 3310 आता था, उसमें देखो स्क्रीन कितनी छोटी होती थी और कितना मोटा उसकी थिकनेस देखो, उसमें से आज की डेट में 3 मोबाइल निकल जाएंगे इतनी थिकनेस में से, कितने पतले हो गया।
तो जिन पार्ट्स के अंदर डिज़ाइन में फ्रिक्वेंट चेंज आ रहा है, यानी 5 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो पूरा बदल ही गया है। ठीक है, आपके बाइसिकल्स हो गए, आपके मोटरसाइकिल्स हो गए, आपकी गाड़ियाँ हो गई, आपके फ़ोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, जो हर 6 महीने में नया डिज़ाइन आ जाता है, हर 6 महीने में नया आपके पास कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग मार्केट्स टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नया पार्ट अवेलेबल है वो मार्केट में। तो ऐसे पार्ट जो हैं वो CNC पे ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि CNC पे सेटअप लगाना ईजी है, उसमें CNC में सारा काम ऑटोमेटिक होता है, कम टाइम के अंदर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसको आप ऑन टाइम मार्केट में लॉन्च करके बहुत सारा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें CNC पे ही पॉसिबल हैं। तो ये कुछ CNC की एप्लीकेशंस थी जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कुछ एडवांटेजेस में हमारे पास आ जाएगा भी CNC की क्या एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल मशीन्स के ऊपर। कन्वेंशनल मशीन से मतलब है जो पुराने खैरात की मशीन जैसे लेथ आती थी, और मिलिंग मशीन्स हैं, ड्रिलिंग मशीन्स हैं, इवन के बहुत सारी NC कंट्रोल मशीन्स भी आती हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं। अब CNC उनसे ज़्यादा बेटर कैसी है, ज़्यादा सुपीरियर कैसी है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम एंड देयरफॉर दे आर लाइकली टू लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, पार्ट्स जो हैं वो कम से कम टाइम में बन सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या जो प्रोडक्शन कॉस्ट, सब कॉस्ट मिलाकर वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, आप बाइक लेने जाते हो या फ़ोन लेने जाते हो या कार लेने जा रहे हो, कारें या बाइक्स आज की डेट में सस्ती इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं वो CNC पे बन रहे हैं, जिनमें आपका साइकिल टाइम बहुत कम रहता है। हर पार्ट को 10-15 मिनट लगते होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो तो शायद 5 मिनट में ख़त्म होते हैं और नया पार्ट बन जाता होगा। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम लग रहा है, जिनके कारण आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गई है, तो मार्केट में आप उसका प्राइस भी आपको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर CNC का सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन्स पे क्या होगा, वही पार्ट आप पहले लगाओगे, वर्कर लगाएगा, उसको सेट करेगा। तो देखो एक पार्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा छोटे से पार्ट को। ठीक है, वही पार्ट अगर आप CNC बनाओगे तो 1 घंटे में 100 बना लोगे। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रेट है उसका, कितनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है उसमें। तो जिसके कारण आपको देखो एक तो सस्ता पार्ट मिल रहा है और क्वालिटी वाला पार्ट मिल रहा है। जबकि वही पार्ट अगर मैं कन्वेंशनल मशीनों पे बनाऊंगा तो वहाँ डेफिनेटली मेरे को क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मेरे को रेट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे को टाइम, जो पार्ट मेरे को जल्दी चाहिए था वो मिल नहीं रहा क्योंकि एक पार्ट को 1 घंटा लग रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा इसके अंदर, इन कन्वेंशनल मशीन टूल्स प्रिसीजन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय ह्यूमन स्किल्स। डेफिनेटली जो कन्वेंशनल मशीन्स हैं उन पे उनके वर्कर के अकॉर्डिंग की ही प्रिसीजन आएगी। अगर वर्कर एक्सपीरियंसड है, हाईली क्वालिफाइड है, तो डेफिनेटली उसके पार्ट की क्वालिटी और उसका प्रिसाइज डायमेंशन अच्छा होगा। लेकिन अगर वर्कर अभी फ्रेश है, अभी उसने काम सीखा है, ठीक है, नया रिक्रूटमेंट है, तो डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस कम है, तो डेफिनेटली उसके पार्ट की जो क्वालिटी और जो प्रिसीजन वर्क है उसमें आपको गड़बड़ रहेगी, उसमें आपका उतना प्रिसाइज नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपीरियंस वर्कर है। इसलिए CNC के अंदर सारा काम जब ऑटोमेशन से हो रहा है तो इसमें ह्यूमन फैक्टर्स का कोई रोल ही नहीं बचता है, और इसमें जो हमारे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हाईली प्रिसाइज पार्ट बनेंगे, उनमें उनकी क्वालिटी और प्रिसीजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारा पार्ट जो है मशीन द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसमें ह्यूमन एरर और ह्यूमन फैक्टर की जो इंटरवेंशन थी मशीन में वो अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा, इंस्पेक्शन टाइम रिड्यूस होता है। इंस्पेक्शन टाइम रिड्यूस कैसे होगा? अगर आप ये इंस्पेक्शन कोई पार्ट की किसी ह्यूमन या कोई वर्कर जब करता है तो इट टेक्स टाइम, पार्ट को सेट करना, उस पर अपना मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट सेट करना, उसके बाद उसकी रीडिंग्स को राइट करना, है ना, ये सारी चीज़ें एक वर्कर को करने में टाइम लगता है। जबकि CNC में क्या है, CNC में मैंने आपको बताया CMM आता है, जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, वो उसमें एक प्रोब लगा होता है, वो जस्ट टच करता है, बस आपको स्क्रीन पे रीडिंग आती है भी इतना mm है, इतना mm है। तो देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर रहता है ह्यूमन एरर फैक्टर। ह्यूमन जब वर्कर रीड आउट कर रहा है रीडिंग को, डेफिनेटली अगर उसमें हल्की सी भी गड़बड़ कर देगा तो आपके पार्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी डायमेंशंस के अंदर। तो मशीनों में ऐसा कुछ नहीं होता, मशीनें बहुत प्रिसाइज काम करती हैं CNC वाली। और जो CMM मशीन है वो बेसिकली आपकी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है। जैसे AC लगाना चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, उस कमरे में धूल के कण नहीं होने चाहिए। तो उस दौरान आपकी जो प्रिसीजन है वो हाईली, उस पार्ट की प्रिसीजन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप उसको मेजर करोगे।
फोर्थ पॉइंट आता है CNC मशीन सेंटर्स कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस। तो ठीक है, CNC पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे पहले कन्वेंशनल मशीन्स में क्या होता था, आपके पास स्टैंडर्ड रहता था रफिंग, फिनिशिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, नलिंग, थ्रेडिंग। तो 4-5 ऑपरेशंस थे, ये सारे कन्वेंशनल रहते थे। इनके अलावा कोई और अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है तो उसमें आपको बहुत डिफिकल्टी रहती थी। लेकिन CNC में क्या हो रहा है, अब जो भी आपका ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं, जैसे ड्रिलिंग हो गया, नलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, रफिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया है, ठीक है, प्रोफाइल कटिंग हो गई है, ये सारी चीज़ें आज की डेट में, टैप हो गया है, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो इन सभी ऑपरेशंस को अब आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो और ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एक ही मशीन पे हो सकते हैं। आपको बार बार सेटअप बदलने की जरूरत नहीं है, पहले इस मशीन पे होगा, फिर बताया अभी थ्रेडिंग तो दूसरी मशीन पे होगी तो वहाँ सेटअप लेके जाओ, उसमें टाइम लग रहा है हमारे को वर्क पीस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट के अंदर काउंट हो रही है। और उसके बाद भी हमें अगर हाईली एक्यूरेट पार्ट नहीं अवेलेबल हो रहा है तो दैट इज़ बेसिकली एक ड्रॉबैक रहेगा कन्वेंशनल मशीन्स के अंदर। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग फटीग डज नॉट कम इनटू पिक्चर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट। तो जो वर्कर उस मशीन को चला रहा है तो वो थकता नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे या मॉनिटरिंग करना होता है मशीन की। ज़्यादातर तो मशीन खुद ही काम कर रही है, क्योंकि जब आप एक बार उसमें प्रोग्राम फीड कर दोगे तो मशीन अपने आप चलती है उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को रीड करती हुई। वर्कर को मोस्टली ये चेक करना होता है कि प्रोग्राम सही चल रहा है, पार्ट सही बन रहा है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, टूल कोई इधर उधर टूट तो नहीं रहा है, या टूल के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, ETC चल रही है अच्छे से। तो मशीन प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसको मॉनिटर करने का काम मोस्टली रहता है। और अगर ऑन जॉब्स आपको उसकी क्वालिटी चेक करना है ऑन साइट ही, तो वर्कर के पास एक क्वालिटी सेट रहेगा, उस अकॉर्डिंग जो भी उसको क्वालिटी या बोर चेक करना है, डाया चेक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, जैसे वर्नियर, स्क्रू गेज, बोर गेज, ठीक है, गो नो गो, स्लिप गेजेस होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो वर्कर ऑन द स्पॉट चेक कर सकता है, मशीन उसको पार्ट तैयार करके देती रहेगी। अगला पॉइंट आता है टूल्स कैन बी यूटिलाइज एट ऑप्टिमम फीड्स एंड स्पीड दैट कैन बी प्रोग्राम। टूल्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, उनकी फीड और स्पीड जो है, फीड रेट और जो स्पीड है वो कांस्टेंट या एक ऑप्टिमाइज लेवल पे ही चलती है, जिससे आपका एक तो देखो जो टूल है उसकी वियर एंड टियर कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो स्पिंडल स्पीड है वो भी आप कांस्टेंट रख सकते हो, वेरिएबल कर सकते हो अकॉर्डिंगली जैसा आपका पार्ट है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि या प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम में कौन सा कोड लगा रहा है, जिसके कारण आपकी स्पीड कांस्टेंट या वेरिएबल हो रही है स्पिंडल की, आपकी टूल की मूवमेंट हो रही है, टूल प्रॉपर कट कर रहा है, टूल के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, तो उसको आप चेक करते हैं तो वो सारा कुछ ऑप्टिमम फीड्स और स्पीड्स के अंदर डिफाइन हो जाएगा। जबकि आपकी कन्वेंशनल मशीन्स के अंदर क्या होता है, टूल अगर अच्छे से सेट नहीं हो रहा है वर्कर से तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन आएंगी, वाइब्रेशन से आपका वर्क पीस खराब होगा, क्योंकि इसके डायमेंशन सही नहीं आएंगे, उसके क्वालिटी चेक अच्छे नहीं होंगे। लास्ट है इसके अंदर द कैपेबिलिटी ऑफ CNC मशीन इज जनरली हाई बिकॉज ऑफ वेरी रिजिड कंस्ट्रक्शन। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है CNC मशीन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन जो बड़ा रिजिड रहता है, इनमें वाइब्रेशन कम से कम होता है। ठीक है, और इनमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मिलती है आपको, और इसमें टाइम बचता है। ठीक है, इसमें फटीग कम है ऑपरेटर को, क्योंकि उसको सिर्फ मॉनिटर करना है। तो मोस्टली मैं समअप अगर करूं तो CNC मशीन जो है वो हाईली प्रिसाइज, एक्यूरेट, ऑप्टिमाइज्ड मशीनें हैं, जो पार्ट की कॉस्ट को कम रखती हैं, उनका साइकिल टाइम कम रखती हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन एज वेल एज द प्रोग्राम विच वी फीड इनटू द मशीन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है आगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया CNC क्या है, CNC के एप्लीकेशंस, उसकी एडवांटेजेस, उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो आपको पहले पता होनी चाहिए CNC प्रोग्रामिंग करने से पहले। अब हम डिस्कस करेंगे CNC लेथ। CNC लेथ जो होती है बेसिकली उसको हम CNC टर्निंग मशीन भी कहते हैं। लेथ को जब हम कंप्यूटराइज करते हैं, उसको ऑटोमेशन में डाल देंगे तो वो CNC बन जाती है, तो उसको हम CNC लेथ या CNC टर्निंग मशीन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ अभी दो फिगर दिख रहे हैं आपको, है ना, एक मिलिंग का है और एक टर्निंग का है, दोनों में फ़र्क है। मिलिंग में टूल जो है वर्टिकली चल रहा है, ठीक है, और वर्क पीस आपका स्टेशनरी है। वर्क पीस जो है आपने फिक्सचर के अंदर या जिग के अंदर पकड़ रखा है, और टूल आता है ऊपर से Z डायरेक्शन से, और वो टूल जो है कटिंग करता हुआ अपना काम करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब टर्निंग हो रहा है, जो नीचे वाला फिगर है आपको,
टर्निंग में क्या हो रहा है, टर्निंग में आपका जो वर्क पीस है वो मूव कर रहा है, उसकी स्पिंडल में रोटेशन है, लेकिन जो आपका टूल है वो स्टेशनरी होता है। तो इसमें क्या होता है, वर्क पीस घूम रहा है, टूल स्टेशनरी है। वर्क पीस घूमेगा तो टूल अपने आप धीरे धीरे उसकी कटिंग करेगा जैसे जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, जिसमें टूल की सिर्फ मूवमेंट रहती है लीनियर में, एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपका वर्क पीस है वो रोटेट करता है हाई आरपीएम पे, कांस्टेंट या वेरिएबल आरपीएम, जैसा आपको रिक्वायर्ड है वैसा होगा। मिलिंग और टर्निंग में ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस रहता है कि मिलिंग के अंदर वर्क पीस जो है आपका बेसिकली स्टेशनरी रहता है और जो आपका टूल है वो मूवमेंट लेता है, जबकि आपका टर्निंग मशीन में जो वर्क पीस है वो आपका टर्निंग मूवमेंट रोटेशन लेगा और जो आपका टूल है वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है, वो हिलेगा नहीं, ठीक है। वो आपकी सिर्फ लीनियर मूवमेंट लेता है ताकि आप वर्क पीस को तैयार कर सको एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मिलिंग मशीन्स वर्क बाय द मूविंग ए स्पिनिंग टूल ओवर ए स्टेशनरी पार्ट, लेथ वर्क बाय स्पिनिंग द पार्ट एंड मूविंग द टूल, मेकिंग देम आइडल फॉर राउंड पार्ट्स लाइक शाफ्ट, पिन्स एंड पुली, ठीक है। तो मिलिंग मशीन में मैंने आपको बताया कि वर्क पीस स्टेशनरी रहता है और टूल उसके ऊपर स्पिन करता हुआ कटिंग करता है, लेकिन लेथ में क्या होता है, वर्क पीस स्पिन कर रहा है और आपका टूल स्टेशनरी रहता है। तो ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट हैं जैसे शाफ्ट्स हो गए, एक्सेल्स हो गए, पिन्स हो गई, पुलीज हो गई, जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टर्निंग सबसे बेस्ट रहता है। टर्निंग कह लो या लेथ के जो सीएनसी ऑपरेशंस हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देयर आर मेनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीएनसी लेथ्स, सम हैविंग 2 स्पिंडल्स, सम हैविंग 2 टूल टरेट्स एंड सम इवन इंटीग्रेटेड मिलिंग और ग्राइंडिंग इन द सेम मशीन। तो सीएनसी लेथ्स के बहुत सारे वैराइटीज़ या कॉन्फ़िगरेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। मोस्टली तो आपको दिखा होगा कि एक स्पिंडल है, एक टूल पोस्ट है, टरेट रहता है ना। कई बार क्या होता है, हमारे पास दोनों स्पिंडल होते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, और बीच में हमारे पास टूल पोस्ट रहता है जिसके ऊपर आपके टूल लगे होते हैं। कई मशीन्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको टरेट्स तो 2 मिलेंगे, इवन के उनके साथ साथ हमें इंटीग्रेटेड मिलिंग और ग्राइंडिंग मशीन्स भी मिलती हैं। इनको हम यूनिवर्सल सीएनसी टर्निंग कहते हैं, जिसमें आपकी टर्निंग भी हो रही है, मिलिंग भी हो रही है और ग्राइंडिंग साथ में हो रही है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं और उनके नंबर ऑफ टूल्स हैं डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली मशीन ऑपरेट करती है। तो ये होती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें जहाँ पे आपका मिलिंग भी चल रहा है और आपका टर्निंग भी चल रहा है, तो इनको हम कहते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सल मशीनें, ठीक है, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और आपका जो ये रोटेशन वाला मूवमेंट रहेगा वो सारा एक ही मशीन के अंदर रहता है। तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी। तो हमारा बेसिक फोकस रहेगा सिंगल स्पिंडल और सिंगल टूल पोस्ट या सिंगल टरेट के ऊपर, जिसमें हमारे पास एक स्पिंडल रहेगा, उसके अंदर वर्क पीस रहेगा, और दूसरा हमारे राइट हैंड साइड में टरेट रहेगा जिसके अंदर 8 या 10 टूल होंगे, जो कॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो टूल आगे आएगा और मशीनिंग करके वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताया मिलिंग और टर्निंग में। मिलिंग में आपका वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, टूल मूवमेंट लेता है, जबकि टर्निंग में आपका वर्क पीस स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है और आपका टूल जो है वो स्टेशनरी रहता है, और टूल सिर्फ स्टेशनरी रहने के साथ साथ सिर्फ कटिंग करता है लीनियर मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, सीएनसी लेथ कंपोनेंट्स। तो सीएनसी के अब मैं आपको बेसिक कंपोनेंट्स बताऊंगा सीएनसी लेथ के, स्पेसिफिकली लेथ के, क्योंकि फोकस हमारा सिर्फ अभी टर्निंग वाले ऑपरेशंस और टर्निंग प्रोग्रामिंग पे है। तो सीएनसी लेथ के बारे में डिस्कस करेंगे हम सिर्फ। तो सबसे पहला पार्ट जो है, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हो, नंबर 1 है हमारा शीट मेटल का पार्ट। शीट मेटल बेसिकली क्या है, पूरी मशीन का कवर, जिसके जो हमें बाहर से दिखता है, ग्रे कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, जो मशीन उसके अंदर कवर रहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड शीट मेटल। इसको हम प्रोटेक्टिव हाउसिंग भी कहते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, शीट मेटल प्रोटेक्टिव हाउसिंग दैट कंटेन कटिंग चिप एंड कैप्चर कूलेंट फॉर रिसाइकलिंग। तो शीट मेटल बेसिकली प्रोटेक्टिव हाउसिंग है जिसके अंदर सारी की सारी जो भी मशीन के कंपोनेंट्स हैं वो सब कवर होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी का इंजन ऐसा तो नहीं आपको दिखता है बोनट से, नहीं, उसके ऊपर बोनट आ जाता है और सारी गाड़ी कवर होती है, दरवाजे लगे हैं, आप उसके अंदर बैठते हो। सिमिलरली मशीन सीएनसी लेथ टर्निंग भी ऐसी है, उसका स्पिंडल, उसकी टरेट, उसकी टूल पोस्ट, उसके अंदर जो भी मूवमेंट वाले पार्ट्स हैं, उसकी जो भी ऑयल कूलेंट है, लुब्रिकेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें उस शीट मेटल के अंदर हाउसिंग के अंदर छुपा रहता है। तो हाउसिंग से हमें ऐसा थोड़ा प्रोटेक्टिव फील होता है कि सारी मशीन इस हाउसिंग के अंदर है, ठीक है। अगर हाउसिंग नहीं होगी तो आपको मशीन ऐसा लगेगा कि सब कुछ खुला ही पड़ा है इसके अंदर। तो हाउसिंग से उसका लुक अच्छा आता है, उसको जो एथनिक अपीयरेंस है, जो उसका जो अर्गोनॉमिक अपीयरेंस है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
सेकेंड पार्ट जो आता है डोर, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हो, डोर जो है वो स्लाइड कर सकता है। तो जब भी आपका ऑपरेशन रहता है, जब भी आप ऑपरेट कर रहे हो मशीन को, तो डोर हमेशा क्लोज रखना है। सेफ्टी फीचर है और कुछ नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपका पार्ट अच्छे से नहीं पकड़ा गया है, वैक्यूम नहीं बना है स्पिंडल के अंदर और आपने पार्ट लगा दिया, घूम हाई आरपीएम पे वो पार्ट निकल सकता है, जिससे आपको चोट लग सकती है, टूल ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डोर हमेशा बंद रखते हैं जब भी ऑपरेशन शुरू होता है। आजकल ऑटोमेटिक भी हो जाता है, अगर आप प्रोग्राम में डाल दोगे कि डोर क्लोज करना है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप मैनुअल एक बटन से दबाओगे तो डोर क्लोज हो जाएगा, इवन के आप हाथ से भी बंद कर सकते हो उसको। ठीक है, तो डोर बेसिकली क्या है, एक ऑपरेशंस के दौरान इसको हमको बंद रखना है ताकि जो चीज़ें अंदर चल रही हैं वो एक्सीडेंटली बाहर ना आ जाएं, या गलती से कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो वो वर्कर को चोट ना लगे। तो मैंने जैसे किन पॉइंट में बताया आपको, द डोर इज क्लोज ड्यूरिंग ऑपरेशन, लेथ्स कैन बी डेंजरस इफ पार्ट इज थ्रोन और टूल ब्रेक्स ड्यूरिंग द मशीनिंग। तो अगर आपका टूल टूट जाए मशीनिंग के दौरान तो भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि चीज़ें हाई आरपीएम पे चल रही हैं, तो घूमती हुई चीज़ें जो है एकदम से बाहर निकलती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और अगर वर्कर पास ही खड़ा है तो उसको चोट लग सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम डोर बंद करते हैं जब भी मशीन ऑपरेट में रहती है, और उसके अंदर एक छोटी सी विंडो होता है जहाँ से आप वो पार्ट को देख सकते हो भी हाँ पार्ट सही बन रहा है, कूलेंट चल रहा है, मशीनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस विंडो के अंदर बेसिकली एक हाई इम्पैक्ट ग्लास रहता है, ताकि जब भी इसके अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो तो वो ग्लास तोड़ के बाहर ना आए पार्ट, वो उसी के अंदर पड़ा रहे, जिससे वर्कर सेफ रहे। तो दीज लेट शुड नॉट बी ऑपरेटेड इफ द ग्लास इज क्रैक। ठीक है, तो ऐसी लेज जहाँ पे ग्लास है ही नहीं, या क्रैक हो गया या टूट गया, तो ऐसी लेज को ऑपरेट नहीं करना आपने। ये एक सेफ्टी फीचर है, अगर आप करेंगे तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको डोर्स को हमेशा बंद रखना है, और जो भी आपका पार्ट इसके अंदर विजिबिलिटी के लिए जैसे विंडो रखा हुआ है उस पर हाई इम्पैक्ट ग्लास रहता है, जो हाई इम्पैक्ट मतलब जो जोर लगने पे एकदम से टूटेगा नहीं, चटकेगा नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह पे रहेगा, और उसमें से कोई फ्रैगमेंट या टूल या आपका कोई वर्क पीस उसमें से बाहर आके वर्कर को नहीं लग सकता। ठीक है, तो डोर जो है आपको जब भी काम करना है बंद रखना है। तीसरा पार्ट इसके अंदर आता है स्पिंडल, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, 3 नंबर दिखाया मैंने स्पिंडल का। स्पिंडल बेसिकली क्या है, इट इज़ अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द मशीन। तो एक एंड पे स्पिंडल होता है, मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास लेफ्ट में भी होता है, कई बार 2 एंड्स पे भी स्पिंडल होता है और बीच में आपकी टूल पोस्ट होती है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन अलग है लेथ मशीनों का। हमारा फोकस रहेगा सिंगल स्पिंडल और एक टरेट और टूल पोस्ट जिसपे बहुत सारे टूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्पिंडल इज अटैच टू दी एट वन एंड, लेफ्ट एंड पर आपके मशीन के ड्राइव सिस्टम पे लगा होता है, और जो अदर एंड है वो अटैच होता है द चक विच ग्रिप्स द पार्ट। ठीक है, जो दूसरा एंड है वहां पर आपके पास चक अटैच होगा। जो चक है बेसिकली उसके अंदर ही आपका ग्रिप करता है वर्क पीस। तो चक ओपन करोगे, वैक्यूम से चलता है, एक छोटा सा पैडल होता है मशीन के पास, उसको दबाओगे तो चक ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपने वर्क पीस रखो, चक को छोड़ दो तो वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होगा। ठीक है, तो या न्यूमेटिकली भी ऑपरेट होते हैं, तो उसके केस में आपके पास एयर यूज़ होगी। तो स्पिंडल को वो क्या करता है, एयर के प्रेशर के थ्रू पकड़ के रखता है वर्क पीस को। ठीक है, तो एयर मॉनिटरिंग प्रेशर के लिए आपके वहाँ पे एक मीटर लगा होता है जो प्रेशर मेजर करता रहता है। एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका चक में जो वर्क पीस है वो अच्छे से नहीं पकड़ा जाएगा, और अगर आप मशीन चला दोगे तो चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के, वर्क पीस उछल के बाहर आ जाए, टूल टूट जाए, वर्कर को चोट लग सकता है। तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। फोर्थ पार्ट आता है इसमें टरेट। टरेट बेसिकली क्या करती है, टूल्स को होल्ड करती है। ठीक है, तो मैं इसमें पढ़ के दिखाता हूँ आपको। द टरेट होल्ड एंड मूव द टूल्स। Tools are bolted to the turret using variety of specialized holders, depending upon the type of tool. The turret indexes to the present tool to the workpiece. ठीक है, तो टर्रेट बेसिकली एक गोल चक्का होता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल होल्डर्स लगे होते हैं, और जो टूल होल्डर्स हैं उनके ऊपर ही हम टूल को फिक्स करते हैं। और ये जब आपको टूल की रिक्वायरमेंट होगी तो टर्रेट घूमेगी, वो वाला टूल सामने आ जाएगा, वर्कपीस पे काम होगा, वापस चली जाएगी, फिर वो अपनी होम पोजीशन में दोबारा लेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होता है सारा काम। तो टरेट में क्या करते हैं, टरेट बेसिकली आप ड्राइंग में भी देखते हो, 4th नंबर मैंने आपको दिखाया है। तो टरेट बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी टूल पोस्ट बेसिकली टूल्स को पकड़ने के लिए एक जगह जहाँ पर आप टूल्स को होल्ड करके या ग्रिप करके रख सकते हो।
ठीक है। लास्ट आता है आपका फिफ्थ पार्ट जो है CNC लेथ का कंपोनेंट्स में, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। CNC कंट्रोल यूज टू ऑपरेट द मशीन्स। तो जो कंट्रोल है उसका एक कंट्रोल पैनल होगा, उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं आज की डेट में। फानुक आता है, सीमंस आता है, इन न्यूमेरिक आते थे पहले, हाइडेनहाइम आता है, जर्मनी में यूज़ होता है, ठीक है। और चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। जो चाइनीज़ मशीनें इंडिया के अंदर CNC चल रही हैं तो उनमें वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली तो हम फानुक यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद सीमंस आता है। तो फानुक बहुत ही आसान सिस्टम है, बहुत ज़्यादा इसको लोग चलाते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं फानुक को। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं हम वो चलाने उसके अंदर सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम डिफाइन करते हैं जिससे आपकी मशीन रन करती है। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बेसिकली CNC का कंट्रोल यूनिट है जिससे सारी की सारी मशीन ऑपरेट होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स CNC के। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। इन कंपोनेंट्स को मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि स्पिंडल के अंदर क्या क्या रहता है, टर्रेट के अंदर क्या क्या रहता है। तो ये हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो स्पिंडल आता है। पहले मैंने आपको लेथ के कंपोनेंट्स बताए 4-5, अब मैंने उन 4-5 कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कस किया है। तो स्पिंडल में आता है, स्पिंडल टर्न्स द चक। स्पिंडल बेसिकली क्या करता है? चक को टर्न करता है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे हमारे पास स्पिंडल है और 2 नंबर पे हमारे पास चक है। तो स्पिंडल जो है वो लेथ मशीन की सर्वो मोटर से कनेक्ट रहता है। स्पिंडल के ऊपर आपका चक लगा होता है, ठीक है। द चक ग्रिप्स द पार्ट यूजिंग दी हार्ड जॉ, सॉफ्ट जॉ और कॉलेट। और यहाँ पे आपको जॉज दिखेंगे, 3 नंबर पे आपको ड्राइंग के अंदर दिख रहे हैं, और 4 नंबर पे आपका वर्कपीस या पार्ट लगा हुआ है। तो स्पिंडल के ऊपर आपका चक, चक के अंदर आपका वर्कपीस, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन रहता है। देन मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन इज 3 जॉ चक। मोस्टली तो होते हैं 3 जॉ चक, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड चक होते हैं, इनको आपको सेंटर करने की जरूरत नहीं होती है। 4 जॉ चक को आपको सेंटरिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका वर्कपीस सही नहीं लगा तो वॉगल करेगा, और जब आप उस पर टूल चलाओगे तो उसकी डायमेंशन एज कम्पेयर टू जो डायमेंशंस हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो वॉगल कर रहा है टूल। वॉगल मतलब हिलता है आगे पीछे, आपको लगेगा घूमते हुए, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट मोशन होना चाहिए रोटेशन का, जिससे आपका जो हाई स्पीड हाई प्रिसीजन वाला काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मोस्टली तो 3 जॉ जो होते हैं ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। 4 जॉ भी आते हैं, जो बड़ी मशीनों पे आप देखोगे वहाँ पे लगे होते हैं। दिस चक रिक्वायर्स एयर प्रेशर टू ओपन एंड क्लोज द जॉज। जो मैंने आपको बताया था, भी जो चक है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें हाई प्रेशर एयर चाहिए होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या है कि आपका जो ग्रिपिंग टूल है चक के अंदर, वो हाईली प्रेशराइज्ड एयर से काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वर्कपीस को ग्रिप करके रखते हैं जहाँ पे उसकी पोजीशन है। लास्टली आता है प्रेशर मस्ट बी हाई इनफ टू सिक्योर होल्डली। वो मैंने आपको अभी बताया कि प्रेशर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो सिक्योरली उस वर्कपीस को पकड़ सके, बट नॉट सो ग्रेट दैट इट डिफॉर्म द फ्रेजाइल पार्ट। और इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका पार्ट जो है ख़राब हो जाए, उस पर टीथ के निशान आ जाए या क्रैक पड़ जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक मिनिमम लेवल तक होना चाहिए भी उसके बाद आपका जो वर्कपीस है उसको कोई डैमेज ना हो चक के अंदर रखने से। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास टर्रेट। तो मैंने जो पार्ट्स आपको पहले बताए थे उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टर्रेट बेसिकली क्या है? टर्रेट बेसिकली होल्डर है, टूल होल्डर्स। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिखाए हैं। देखो, पहला जैसे 1 नंबर पे आप देख सकते हो टूल स्टेशन है, जिसके ऊपर टूल ब्लॉक लगेगा। टूल ब्लॉक के अंदर आपका फेसिंग टूल लगाना है, या कोई भी जो टूल लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। 5 नंबर पे पूरी टर्रेट है जो घूम रही है, उसमें 10 नंबर के टूल लगे, 8 नंबर टूल लगे, यानी कितने टूल आप एक टाइम पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जिनके मैंने बोरिंग बार टूल जैसे नाम बताया, आप फोटो में देखते हैं नंबर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लाइव टूल हो गए जो रेडियल मूवमेंट और एक्सियल मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो टूल होल्डर्स बोथ टू ईदर द फ्रंट और पैरामीटर ऑफ द टर्रेट। तो टर्रेट के जो ऊपर टूल होल्डर्स हैं, टूल स्टेशन हैं, वहाँ पे टूल होल्डर लगता है, उसके अंदर टूल लगता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। टूल चेंजेस आर मेड बाय मशीन इंडेक्सिंग द टर्रेट टू प्लेस द अप्रोप्रिएट टूल क्लोजेस्ट टू द पार्ट। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो टूल टर्रेट है ये घूमता है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो जो टूल हमें चाहिए वो कॉल होगा, वो हमारी तरफ आएगा, मशीन के साथ लगेगा, मशीनिंग होगी, ओके हो जाएगा। और जब उसका काम हो गया तो नया टूल आपको कॉल करना है, वो दोबारा टूल घूमेगा ऐसे नीचे को, और वो नए जो अभी आपका वर्क पीस जहाँ उस पर काम कर रहे हो, तो वो नया टूल वहाँ आके उस वर्क पीस पे काम करेगा, फिर पीछे हट जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। जो स्टेप्स आपने दिए हैं प्रोग्रामिंग में वो रीड आउट होते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग टूल चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये थी टर्रेट। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास है CNC लेथ कंपोनेंट्स की। टर्रेट के मैंने जो आपको यहाँ पे 8 स्टेशंस बताए थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। देखो, टूल स्टेशन,
टूल स्टेशन नंबर 1 पे है। टूल स्टेशन का काम क्या है, द टर्रेट इज डिवाइडेड इनटू स्टेशंस इवनली स्पेस्ड अराउंड द पैरामीटर। तो टर्रेट है वो सर्कुलर शेप में होता है, उसका पैरामीटर होगा या सर्कमफ्रेंस होगा, तो 10 हिस्सों में उसको प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं। अगर 10 टूल लगने हैं तो वहाँ पर टूल स्टेशन लगता है। मोस्ट लेथ विद टूल टर्रेट हैव अबाउट 10 टूल स्टेशन। तो ज़्यादातर 10 टूल स्टेशन होते हैं, यानी 10 टूल एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो आप। टूल्स आर कनेक्टेड टू द टर्रेट बाय टूल होल्डर एंड टूल ब्लॉक। तो जो टूल है वो टूल कनेक्टर और टूल होल्डर या टूल ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है। तो टूल जो है बेसिकली टर्रेट के ऊपर कैसे होंगे, सबसे पहले टर्रेट होगा, टर्रेट के ऊपर आपका टूल स्टेशन होगा, टूल स्टेशन के ऊपर टूल होल्डर, टूल होल्डर के अंदर आपका टूल ब्लॉक, टूल ब्लॉक के अंदर आपका टूल फिट होगा। ठीक है, डायरेक्ट को टूल माउंट नहीं करना, ठीक है, आपको टूल ब्लॉक और उसके अकॉर्डिंगली टूल फिट करना होगा वहाँ पर। ठीक है, सेकंड आता है टूल ब्लॉक। टूल ब्लॉक का काम क्या करता है, टूल ब्लॉक्स एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द टूल होल्डर एंड द टर्रेट। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपके टूल ब्लॉक्स हैं, ग्रे कलर के आपको फोटो में दिखेंगे यहाँ पर। तो जो ग्रे कलर के हैं वो बेसिकली टूल ब्लॉक हैं। ये क्या करते हैं, ये इंटरफेस बनते हैं किस किस के बीच में, टूल होल्डर और टर्रेट। तो जो टूल होल्डर है और जो टर्रेट है उसके बीच का ये हिस्सा है जिसको हम टूल ब्लॉक बोलते हैं। दे बोल्टेड ऑन द फेस ऑफ पैरामीटर ऑफ द टर्रेट। डिफरेंट ब्लॉक्स कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टूल एंड ओरिएंटेशन। तो ये जो है ये बेसिकली ग्रे कलर के हिस्से हैं, ये टूल ब्लॉक हैं। टूल ब्लॉक जो है वो टर्रेट पे हम फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, और अगर चेंज करना है तो उसको निकाल सकते हैं, उसके बाद दूसरा फिट कर सकते हैं। और इनके अंदर जो टूल फिट होना है वो डिपेंड करता है कि उसकी रोटेशन क्या है, उसका टाइप क्या है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। तो ये सारा काम जो है टूल होल्डर ब्लॉक के अंदर होता है। और टूल ब्लॉक जो है बेसिकली वो आपके टूल स्टेशन के ऊपर रखे होते हैं विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। तो आप 1 और 2 डायग्राम में देखो, 1 और 2 नंबर पे टूल स्टेशन, टूल ब्लॉक। ठीक है, ग्रे कलर का जो है टूल ब्लॉक है। फिर आता है टर्न टूल। टर्न टूल हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, टर्न टूल होता है हमारे टर्निंग ऑपरेशंस के लिए। रफिंग भी कर सकते हो उसमें, और इसमें आप फिनिशिंग भी कर सकते हो। तो फेस टर्न टूल कह लो। ठीक है, तो टर्न टूलिंग्स विच इंक्लूड द फेस, ओडी, रफ एंड फिनिशिंग, ग्रूव, कट ऑफ आर यूजली माउंटेड रेडियली विद रिस्पेक्ट टू दी पार्ट। तो ये रेडियली माउंट होते हैं सारे। इसका मतलब क्या है कि जैसे सर्कुलर की एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग उस तरफ कोई का मूव रहेगा और उस तरफ उसके हिसाब से ये रोटेट करेंगे। ठीक है, तो टर्न टूल बेसिकली मोस्टली यूज होते हैं आपके फेसिस के अंदर, ओडी रफ के अंदर, फिनिशिंग, ग्रूविंग एंड कटिंग ऑफ के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपका टर्न टूल रहता है। तो टर्न टूल नाम इसलिए कि हम टर्निंग कर रहे हैं इसमें बेसिकली रफिंग या फिनिशिंग ऑपरेशंस के साथ। द कटिंग टूल इज यूजली a ceramic insert is mounted in the tool post designed for a specific shape and size। तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये भी लिखा है, जो टूल है उसके ऊपर टर्न टूल के ऊपर एक बिट लगी होती है, सिरामिक की भी होती है, टंगस्टन की भी होती है, कार्बाइड की भी होती है। तो वो बिट जो है बेसिकली उसी का काम है मशीनिंग करना। वो इस पूरे हिस्से का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बिट ख़राब हो गई तो आपकी जो फिनिशिंग है और आप जो पार्ट बना रहे हो आप, वो अच्छा नहीं बनेगा, वो ख़राब हो सकता है, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएंगी, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड सही नहीं होंगे, डायमेंशन सही नहीं होंगी। तो जो टर्न टूल है उसके ऊपर बिट लगा होगा। बिट की कई शेप्स होती हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसा कैसा रहता है। फोर्थ पॉइंट रहता है फेस ग्रूव टूल। फेस ग्रूव टूल कहाँ यूज होते हैं, जब आपको ग्रूविंग करनी है। ठीक है, और ये भी माउंट करते हैं हम एक्सली, एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी जैसी आपकी टूल की एक्सिस या आपका वर्क पीस का एक्सिस होगा उसके 90 डिग्री पे रहता है ये टूल इसका। तो एक्चुअली इसको माउंट किया जाता है फ्रॉम द पार्ट। उसके बाद आता है टर्रेट। टर्रेट क्या है, द टर्रेट होल्ड्स एंड मूव द टूल। तो टर्रेट के ऊपर ही सारी चीज़ें फिट होती हैं, चाहे वो टूल ब्लॉक हो, चाहे वो टूल होल्डर हो, टूल या टूल हो, टूल के ऊपर बिट हो। तो सब कुछ जो है टर्रेट के ऊपर रखा जाएगा। टू चेंज द टूल, टर्रेट अनलॉक्स, रोटेट्स टू प्रेजेंट एक्टिव टूल टू वर्क पीस एंड लॉक्स अगेन। ठीक है, जो जब चेंज करना होता है टूल तो उसमें क्या रहता है, टर्रेट घूमता है। टर्रेट घूमने से आपका टूल उस पॉइंट पे आता है जब वो आपको रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद दोबारा घूम के अपनी वो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है। तो टर्रेट मूव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग टूल मूव करते हैं। जो टूल आपको रिक्वायर्ड है या कॉल करना है उसके अकॉर्डिंग आप उस टूल को कॉल कर सकते हो विद द रोटेशन ऑफ टर्रेट। ठीक है, और टर्रेट घूमने के बाद वो लॉक हो जाता है ताकि हिले ना, ताकि टूल आपका स्मूथली काम करे। नाउ केयर मस्ट बी टेकन दैट द टर्रेट इज अवे फ्रॉम द पार्ट सो दैट नन ऑफ द टूल कोलाइड विद द पार्ट एज द टर्रेट एग्जिस्ट। तो एक चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो टूल का टर्रेट है उसका पार्ट से कुछ दूरी बना रहे। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपका पार्ट या वर्कपीस घूम रहा है तो चांसेस हैं जब आपका टूल आगे बढ़ेगा
कटिंग करता हुआ, तो इतना गैप मेंटेन रखना आपको कि ये ना हो कि आपका जो हाई आरपीएम टर्रेट है वो आपकी वर्कपीस को टच कर जाए। ठीक है, जो कोलाइड हो सकता है, ख़राब हो सकता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम प्रोग्रामर जो है वो पहले से ही अपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेता है कि इससे आगे टूल नहीं जाएगा, ये टूल की लिमिट है। तो वो सारी चीज़ें प्रोग्रामर का काम है, वो डिसाइड करेगा। अगर वो इंस्ट्रक्शंस गलत देगा तो डेफिनेटली चांस है एक्सीडेंट बढ़ने का। आपका टूल सेट नहीं आएगा, टर्रेट आगे पीछे हो जाएगा, वर्कपीस का टकराएगा, तो चांसेस हैं वो ख़राब हो जाएगा। अगला आता है बोरिंग बार। बोरिंग बार जो है वो बेसिकली एक्सिस के अलॉन्ग लगाई जाती है कि जिस डायरेक्शन में एक्सिस, अगर जेड डायरेक्शन में एक्सिस है तो बोरिंग बार भी जेड में, यानी एक्सिस जो है पैरेलल एक दूसरे से कोलिनियर रहेंगे, एक ही लाइन के अंदर रहती हैं। ठीक है, बोरिंग बार इज यूज टू क्रिएट प्रिसीजन साइज एंड फिनिश होल टू द बोर ऑफ द पार्ट। तो बोरिंग से पहले आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ड्रिलिंग 20 की लगाई है और बोर का टूल आपको फिर वहाँ उस हिसाब से 7.5 या 15 डायमीटर तक का लेना होगा, ताकि जब बोर का टूल अंदर घूमे तो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो बोरिंग के लिए। अगर आप सेम डाया का ले लोगे तो पहले तो उसके अंदर जाएगा नहीं, एरर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप उससे थोड़ा बड़ा डाया लोगे तो जब बोरिंग बार अंदर घूमेगी तो अपना टूल जो है, बिट जो हमने लगाई है, वो पूरी तरह से प्रॉपरली घूम नहीं पाएगी, जिससे आपका चांसेस है कि आपका वहाँ पे डिफेक्ट आ जाए या टूल की टिप टूट जाए, इंसर्ट ख़राब हो जाए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि बोरिंग बार के अंदर डायमीटर सोच समझ के देना है वर्कपीस का। सेकेंडली इसके अंदर रहेगा दे आर माउंटेड एक्चुअली विद दिस स्पिंडल। एक्चुअली मीन्स वो स्पिंडल की जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे 90 डिग्री, मतलब स्पिंडल वाली और एक्सिस जो है वो आपकी एक ही लाइन के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइव टूल रेडियल मूवमेंट के लिए। लाइव टूल इज अ टूल दैट रोटेट्स बीइंग ड्रिवन बाय द मैकेनिज्म इन द फोल्डर। रेडियली माउंटेड लाइव टूल्स आर यूज्ड फॉर क्रॉस ड्रिलिंग और मिलिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो रेडियल जो मूवमेंट वाले टूल होते हैं, जो लाइव टूल्स होते हैं, जिनके अंदर हम कहें टूल में मूवमेंट रहता है। हमने कहा था शुरू में कि वर्कपीस मूवमेंट लेगा और टूल स्टेशनरी रहेगा टर्निंग के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है हमें टूल को भी मूव कराना पड़ता है। ठीक है, तो उस केसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है वो लाइव टूल है, और लाइव टूल्स को हम होल्डर मैकेनिज्म के ऊपर ही फिट करते हैं। ऐसे लाइव टूल होते हैं एक्सियल मूवमेंट वाले। एक्सियल मूवमेंट वाले जो होते हैं लाइव टूल्स, वो यूज होते हैं आपके मिल और ड्रिलिंग मशीन के अंदर। उसमें वर्टिकल रहता है जेड, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि कैसा सेटिंग रहेगा। अगला आपके पास स्लाइड आता है लेथ के कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मोस्टली लेथ्स जो हैं वो दो एक्सिस में काम करती हैं, एक्स डायरेक्शन और जेड। जेड डायरेक्शन रहता है हॉरिजॉन्टल, और जेड राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा पार्ट के, और नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसी एक्स जो है वो प्लस रहता है, और नेगेटिव साइड में या कह लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो, आपका एक तरफ स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल के अंदर चक, चक के अंदर वर्कपीस वो घूम रहा है, उसके सामने एक टर्रेट लगा हुआ है। टर्रेट में मैंने आपको एक्स और जेड की वो लोकेशन भी दिखाई है, और आपका टूल बिट लगा होगा, टूल लगा होगा, टूल होल्डर जो है चक उस पर टर्रेट पे माउंट किया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर टूल लगा है टूल स्टेशन पे, टूल स्टेशन जो लगा है वो टूल होल्डर पे लगा हुआ है, जिसको हम टर्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स डायरेक्शन जो है वो आपकी वर्टिकल है वर्कपीस के, और जेड डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग दी वर्कपीस है। तो अगर वर्कपीस आपका ऐसे लंबाई में लगाया गया है तो आपकी जेड जो है वो वर्कपीस के राइट हैंड साइड में होगी, और नेगेटिव जेड जो है वर्कपीस के नेगेटिव साइड में होगी। ठीक है, यही फंडा आपको इसमें यूज़ करना है, एक्स और जेड। इसमें वाई नहीं होता, वाई वाली मशीनें भी आती हैं, उनको हम यूनिवर्सल लेथ्स कहते हैं, जिसमें मिलिंग भी होती है। ठीक है, तो इसमें हमको सिर्फ अभी एक्स और जेड वाले पे ही काम करना है। तो मोस्टली तो यही आपको इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर दिखेंगी, एक्स जेड। कई बार 3 एक्सिस भी आती है लेथ्स, वो आपको जो यहाँ पे हाईली जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और जिनको लगता है कि प्रिसाइज, इससे भी हालांकि प्रिसाइज मशीनिंग मिलती है, लेकिन जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक्स और जेड वाली ही मोस्ट लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट लेथ हैव 2D machine based on Z and X coordinate system, and as shown in the figure, the Z axis is parallel to the machine spindle and the X axis is perpendicular to the spindle। तो इसमें क्या है कि आपका जो Z एक्सिस है वो अलॉन्ग दी वर्कपीस रहेगा, और X एक्सिस जो है वो वर्टिकल या लेटरल टू दी एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। तो X और Z की मैंने डायरेक्शन आपको फोटो में भी दिखाया है। ठीक है,
तो नॉर्मल स्पिंडल रोटेशन इज इन काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी रहता है। थ्रू डायरेक्शन कैन बी रिवर्स, द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय कमांडिंग प्रॉपर जी कोड। तो G02 से आपकी कॉमन जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और G03 से आपकी काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमता है स्पिंडल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लेथ के टूल्स एंड टूल होल्डर्स। तो इस में हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं लेथ के ऊपर, कैसे टाइप के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो। प्रोग्रामिंग में जब आप टूल कॉल करोगे तो टूल की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि टूल कैसे लगा है, टूल लेफ्ट में लगा है, राइट में लगा है, सामने लगा है, वर्क पीस के कहाँ लगा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और जब आप इसको सिमुलेटर पे देखोगे तो वहाँ भी आपको टूल डिफाइन करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब सिमुलेट करोगे वहाँ पे टूल दिखेगा नहीं, एरर आ जाएगा, आपको लगेगा भी मशीन में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिमुलेटर है वो बेसिकली मशीन का पूरा पैनल है, कंट्रोल पैनल। तो उस पर हम सारा कुछ देख सकते हैं कि मशीन के अंदर टूल कैसे चेंज हो रहा है, क्या है। तो वो सारा वर्चुअल वर्ल्ड में है, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर आता है उसका। तो वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में दिखाऊंगा कि टूल्स को कैसे सेट करना है उसके अंदर, टूल की पोजीशन को कैसे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद टूल के डायमीटर्स क्या हैं, उसकी एंगल्स क्या हैं, उसकी हाइट विड्थ, ये सारा हम आपको बताएंगे। तो अभी हम बेसिकली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, थ्योरी का पार्ट है। तो जैसे जैसे ट्यूटोरियल सीरीज़ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी डालते जाएंगे, जिससे आपको CNC प्रोग्रामिंग सीखने में भी इंटरेक्टिव लगेगी और इजी हो जाएगी। तो इसको कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास है या जो ITI डिप्लोमा या BTech कर रहा है या इंडस्ट्री से जो बंदे हैं वो इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे एक बेसिक्स बड़ा ही जिसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में CNC प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो टूल्स एंड टूल होल्डर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं लेथ यूज सम ऑफ द सेम टूल्स दैट मिल यूजेस इंक्लूडिंग स्पॉट ड्रिल्स, ड्रिल्स एंड टैप्स। मोस्ट टर्निंग इज डन यूजिंग कार्बाइड इंसर्ट्स। इंसर्ट्स आर ग्रिप्ड इन होल्डर्स विच इन टर्न आर बोल्टेड इनटू द लेटर, ठीक है। तो टूल की आप ड्राइंग देख सकते हो, टूल का इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे ग्रे वाला जो है वो टूल होल्डर है। टूल होल्डर के ऊपर एक क्लैंप लगा रहता है, क्लैंप के अंदर, और क्लैंप जो है वो बिट को या इंसर्ट को अपनी जगह पे रखता है। तो इंसर्ट जो है वो टूल होल्डर के अंदर एक पॉकेट बनी होगी, उसके अंदर फिट होगा, और इंसर्ट को हम स्क्रू से कसते हैं ताकि इंसर्ट हिले ना, अपनी जगह पे प्रॉपरली फिक्स रहे। और उसके ऊपर हम क्लैंप लगाते हैं ताकि जो आपका बिट है या इंसर्ट है वो उछल ना जाए, मशीनिंग के दौरान टूट ना जाए, निकल ना जाए, ठीक है। तो लेथ मशीन ज़्यादातर जो है वो मिलिंग मशीन वाले टूल भी यूज़ कर लेती हैं, जैसे ड्रिल्स हो गया, स्पॉट ड्रिल्स हो गया, टैप्स हो गया। लेकिन जो आपकी टर्निंग CNC लेथ्स हैं या टर्निंग मशीन्स हैं जो CNC वाली, उनमें ज़्यादातर हम कार्बाइड के इंसर्ट्स यूज़ करते हैं। इंसर्ट्स कह लो, बिट्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इंसर्ट्स जो हैं बेसिकली वो कहाँ फिट करते हैं, वो बेसिकली ग्रिप किए होते हैं होल्डर्स के अंदर, और जो होल्डर्स हैं उनके अंदर क्लैंप लगा होता है जो टूल बिट के ऊपर भी ग्रिप बना के रखता है अपने। तो फिगर में मैंने आपको एक लेफ्ट हैंड होल्डर दिखाया बिकॉज ऑफ द टूल कटिंग एज पॉइंट्स टू द लेफ्ट व्हेन व्यूइंग फ्रॉम द टॉप। तो इसको जब मैं टॉप से देखूंगा तो टूल कटिंग जो है वो एज पॉइंट जो है हमारा वो लेफ्ट में दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको आपको लेफ्ट। अगर राइट में देखना तो टॉप में वो टूल की पोजीशन, इसकी मिरर इमेज जो सेकंड आपको फिगर दिख रहा है उसकी मिरर इमेज में वो राइट हैंड टूल होल्डर हो जाएगा। तो जो सेकंड इमेज आपको दिख रही है इसके अंदर एक IC, ये इसका सर्कल है बिट का, इंटरनल सर्कल, इनसाइड डायमीटर जिसे हम कहेंगे। शेप आ गई बिट की, होल होगा वहाँ पे जहाँ पे आपका नट लगेगा, स्क्रू लगेगा बिट को पकड़ने के लिए। उसमें नोज़ एंगल रहता है और नोज़ रेडियस, ये तो रहेंगी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नोज़ रेडियस से क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप मशीनिंग करते हो पार्ट्स के ऊपर, और अगर आप रेडियस कंपनसेशन नहीं लगाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डायमेंशन पे पार्ट की, और अगर रेडियस कंपनसेशन लगाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको भी हम ट्यूटोरियल सीरीज में कवर अप करेंगे। तो कार्बाइड इंसर्ट जो है वो इंसर्ट MT आर हाईली इंजीनियर्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद इस पर कोटिंग्स एंड ज्योमेट्री फीचर्स टू अचीव दी ग्रेटर एक्यूरेसी एंड हाई मटेरियल रिमूवल रेट्स, ठीक है। तो जो इंसर्ट्स हैं वो बेसिकली हाईली इंजीनियर्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया होता है इनको, और इनके जो ज्योमेट्री फीचर्स हैं वो उनके एक्यूरेसी के कारण ही हमें जो फिनिशिंग मिलती है वर्क पीस के ऊपर वो इंसर्ट्स के कारण ही है। अगर इंसर्ट ब्लड हो गया है या ख़राब हो गया है तो आपको फिनिशिंग भी खत्म हो जाएगा, आपकी फिनिशिंग ख़राब होगी, आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, आपकी प्रिसीजन खत्म हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी लो। तो इंसर्ट्स को हम चेक करते रहते हैं बार बार ऑन टाइम टू टाइम कि इनकी जो
फीचर्स हैं वो प्रॉपर हैं, इनका जो एंगल है वो बना है उतना ही होना चाहिए जितना नए में था, नोज रेडियस भी उतना ही है। तो सम इंसर्ट्स कैन बी इंडेक्स टू यूज़ अदर कटिंग एजेस व्हेन वन बिकम्स ऑन। ठीक है, तो कुछ इंसर्ट्स में क्या होता है, 2 कटिंग एजेस होती हैं आगे पीछे, या कई बार 4 कटिंग एजेस होती हैं कुछ इंसर्ट्स में। तो अगर एक ख़राब हो गई उसको घुमा के वहीं टाइट कर दो, दूसरी फ्रेश आ जाएगी, फिर घुमा दो तीसरी आ जाएगी, फिर घुमा दो चौथी आ जाएगी। तो 2 3 4 मैक्सिमम तक जा सकता है इंसर्ट्स के अंदर कटिंग एज। इंसर्ट्स आर क्विकली एंड ईजिली रिप्लेस्ड एट मशीन। तो इंसर्ट्स को हम ईजिली आसानी से स्क्रू खोलो, इंसर्ट निकलाएगा, नया डाल दो, स्क्रू कस दो, क्लैंप लगा दो, फिर से टूल को टूल होल्डर के अंदर डालकर मशीनिंग कर सकते हो। तो इंसर्ट्स ईजी टू मेंटेन है और इनमें जो इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ईजी है, इनको आप जल्दी से सर्विस और मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और इंसर्ट अगर ख़राब हो जाए तो आपको नया ही लगाना पड़ेगा, उसको ठीक नहीं करना, क्योंकि इंसर्ट बहुत छोटे छोटे से भी होते हैं और मैक्सिमम ये 1 इंच 1.5 इंच बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कंपोनेंट उस पर बना रहे हो। ठीक है, अगला इंसर्ट का डेजिग्नेशन, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इंसर्ट्स मार्केट में कौन कौन से इंसर्ट मिलते हैं। तो कार्बाइड इंसर्ट यूज अ कोडिंग सिस्टम ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स to describe their shapes, dimensions and important parameters. For example, the designation of insert is CNMG 433. तो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, तो इंसर्ट्स का एक कोडिंग रहता है, एक नंबर सिस्टम रहता है जिसके अकॉर्डिंग इंसर्ट्स को हम डिफाइन करते हैं। इनकी कुछ डायमेंशंस होती हैं, इनके कुछ शेप्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हम इंसर्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इंसर्ट्स हैं उनमें शेप, उनका क्लियरेंस एंगल, टॉलरेंस, चिप ब्रेकर, नोज रेडियस, थिकनेस, आईसी साइज, वो सब दिया होता है। ठीक है, तो ये सारी कोडिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ही इंसर्ट का नाम मार्केट में जब आप जाओगे तो आप बोलोगे CNMG दे दो, TNMG इंसर्ट चाहिए, SNMG चाहिए। तो CNSTDVR जो ये चीज़ें हैं ये शेप बताती है, शेप का टेबल मैंने देखो दिया। जैसे अगर आप CNMG वाली इंसर्ट लेने जाओगे तो C उसकी शेप, C का मतलब क्या है कि आपको 80 डिग्री डायमंड वाली इंसर्ट मिलेगी। तो यहाँ शेप के वाले टेबल में देखो आपको TSCVDVR लिख के आ रहा है, तो ये सबसे पहला कोडिंग है इंसर्ट के नंबर का। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इंसर्ट की शेप होगी। T मतलब ट्राइंगल शेप में होगी इंसर्ट, S मतलब स्क्वायर शेप का इंसर्ट होगा, C मतलब 80 डिग्री डायमंड इंसर्ट होगा, D मतलब आपका 55 डिग्री डायमंड इंसर्ट होगा, और जो कैपिटल B है वो 35 डिग्री डायमंड, इसको हम न्यूट्रल टूल भी कहते हैं। R मतलब राउंड इंसर्ट होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट अक्षर होगा CNMG कोड के अंदर, जैसे C है वो शेप डिफाइन कर रहा है, अगला अक्षर है N, दैट डिफाइंस योर क्लियरेंस एंगल ऑफ द इंसर्ट। ऐसे ही इसके M है, M के अंदर टॉलरेंस आ जाएगी, G के अंदर आ जाएगा होल और चिप ब्रेकर। उसके बाद 433 का मतलब क्या है, 4 इसका इंटरनल डाया है जो उसका सर्कल का IC साइज है, 3 इसकी थिकनेस है और 3 mm इसकी रेडियस। ये मिलीमीटर में दिया होता है, 4 3 3, ये मिलीमीटर का डेफिनेशन रहेगा। तो 4 ID साइज होगा उसका इंसर्ट का, जो सेंटर से जो सर्कल बन रहा है उसका ID, थिकनेस कितने mm बड़ी है, 3 mm है, 4 mm है, और नोज रेडियस उसका कितना है, 3 mm है, 2 mm है। तो मोस्टली तो हमारा नोज रेडियस रहता है 2 से 4 mm के बीच में, और थिकनेस रहती है 1 से 4 या 5 mm के बीच में। ठीक है, तो मार्केट में हर टाइप का इंसर्ट मिलता है, तो आपको वो इंसर्ट चूज़ करना है जो आपका ऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इंसर्ट भी आपको TNMG चाहिए, CNMG चाहिए, SNMG, DNMG, VNMG, RNMG, तो ये अकॉर्डिंगली उसके चेंज होता रहता है। शेप्स के बारे में मैंने आपको यहाँ टेबल में डिफाइन कर रखा है कि T से ट्राइंगल होगा, S से स्क्वायर होगा, ऐसे ही CDVR से भी डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन से डायमंड शेप का इंसर्ट यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है लेथ टूल टाइप्स। तो इसमें हमारे पास लेथ के टूल टाइप्स हैं कि लेथ के ऊपर कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हो आप। फेसिंग और टर्निंग के लिए टूल होता है, ऐसे ही आपके पास इसके बोरिंग के लिए टूल होगा, थ्रेडिंग के लिए टूल होगा, ड्रिलिंग के लिए टूल होगा, ग्रूविंग के लिए टूल होगा, नर्लिंग के लिए टूल होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक से ऑपरेशंस के टूल्स लिए हैं, जैसे सबसे पहला फेसिंग या टर्निंग। तो फॉर फेसिंग एंड रफ टर्निंग यूज़ ए मोर रिजिड टूल सच एज राउंड स्क्वायर और 80 डिग्री डायमंड टूल। तो 80 डिग्री यानी आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया था, 80 डिग्री के लिए आपको CNMG वाला ही इंसर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो फेसिंग और रफ टर्निंग के लिए हम ज़्यादातर रिजिड टूल्स के जो सख्त हों, इनका स्ट्रेंथ अच्छा हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर कमज़ोर इंसर्ट होगा या टूल टाइप होगा तो वहाँ पे वो टूट सकता है। तो आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू दे सकते हो इसका। इसमें होल्डर है, होल्डर के ऊपर क्लैम्प के अंदर आपकी बिट लगी है, इंसर्ट लगी है। 80 डिग्री डायमंड के लिए बेस्ट रहता है रफिंग और इसके लिए रफिंग और फेस टर्निंग के लिए। नाउ फिनिशिंग में भी एक्वायर बाय वर्सेटाइल टूल सच एज 55 एंड 35 डिग्री डायमंड। तो फिनिशिंग के लिए हम जो इंसर्ट यूज़ करेंगे वो होगी D,
या वी डी एन एम जी या वी एन एम जी, जिसमें 55 या 35 डिग्री वाला डायमंड वाला टूल बिट रहता है, टूल इंसर्ट रहेगा। इसमें आप देखो दोनों में फ़र्क दिखेगा आपको डी और वी में शेप का, और जो सी है उसका शेप देखो कैसा है, मोर लाइकली टूवर्ड्स स्क्वायर, और जैसे जैसे हम डिग्री कम कर रहे हैं एंगल की, वो उतना ही पिन शेप्ड होता जा रहा है और न्यूट्रल टूल की फॉर्म ले रहा है। ठीक है, तो फिनिशिंग के लिए हम एंगल कम कर देंगे, 80 डिग्री डायमंड से 35 और 55 डिग्री कर देंगे। और अगर आपको रफ करना है, स्टॉक रिमूव करना है, तो उसके लिए आप 80 डिग्री डायमंड वाली इंसर्ट यूज़ करके रफ या फेसिंग कर सकते हैं। देन दीज प्रोवाइड मोर साइड्स एंड एंड कटिंग एंगल रिलीफ टू रीच द काउंटर पार्ट डिटेल्स। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी साइड मिल जाती हैं हमें, और इनके जो एंड कटिंग एंगल रिलीफ्स हैं वो ज़्यादातर जो कंटूर्स हैं, जैसे गोलाई वाली चीज़ है कहीं पर, जैसे आपको मशीनिंग कर रहे हो और आपको वहाँ पे रेडियस देना है पार्ट के ऊपर, तो ऐसे मौक़ों के लिए आपको डी वी और आर एन एम जी वाले जो 80 डिग्री डायमंड 35 डिग्री डायमंड वाले ही बिट यूज़ करने चाहिए। इंसर्ट मस्ट मैच द टूल होल्डर एंड दैट मीन्स द राइट टाइप साइज शेप एंड क्लैंपिंग फीचर। तो इंसर्ट जो है वो टूल होल्डर में प्रॉपरली फिट होना चाहिए, उसके मैचिंग के साथ का होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो चांसेस है इंसर्ट जल्दी से ख़राब हो जाए, टूट जाए या बेंड होकर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हाई आरपीएम पे जब आप फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली इंसर्ट अपनी जगह पे बना होना चाहिए। तो उस चीज़ को ख़राब ना करें इंसर्ट को, तो उसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है टूल होल्डर्स के, प्रॉपरली उसका साइज़, उसमें क्लैंपिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसका शेप प्रॉपर फिट होना चाहिए, ताकि कोई भी चांस ना हो कि आपका बिट ख़राब हो और आपका टूल भी, जो आपका वर्क पीस है, उस पर भी कोई डिफेक्ट आए। नेक्स्ट ग्रूविंग टूल यूज़ करते हैं हम लेथ मशीन्स के ऊपर। तो ग्रूव टूल आप देख सकते हो, आइसोमेट्रिक व्यू मैंने आपको दिखाया, होल्डर है, होल्डर के अंदर आपका टूल फिट है, और टूल की शेप देखो कैसा है इसके अंदर। तो टूल बेसिकली इसमें भी नोज रेडियस, हल्का सा नोड रेडियस सब में रहेगा। ठीक है, ग्रूव टूल्स आर क्लासिफाइड इन पार्ट्स ऑफ विथ एंड द कॉर्नर रेडियस। तो इसमें एक विथ देना होता है, कॉर्नर रेडियस देनी होती है। दो मोस्टली यूज फॉर मेकिंग ग्रूव फीचर्स सच एज ओ रिंग्स और स्नैप रिंग कट्स। तो ग्रूविंग आपने देखा ही होगा, ग्रूविंग में क्या करते हैं हम, छोटे छोटे कट लगाते हैं, जैसे आपको रिंग फिट करना है या ओ रिंग, या ग्रूविंग से ही हम ज़्यादातर पार्टिंग ऑफ टूल कहते हैं इसे। तो वहाँ से जैसे आपको पीस काटना है, एक रॉड चल रही है पीछे से, है ना, अगर कॉन्टिन्यूस रॉड है आपके पास, वो आ रही है, पीस बनाया, फिर वहाँ ग्रूविंग करो, कट जाएगा, रॉड आगे बढ़ जाएगी सीएनसी में। फिर उसके बाद जो जो छोटा छोटा स्टेप होना है उसके ऊपर, वो सारे स्टेप प्रोसेस हो गया, फिर आपको वो पीस काटना है, तो ग्रूविंग या पार्टिंग ऑफ टूल से कटिंग करोगे। तो ग्रूविंग की आपको यहाँ फोटो भी मैंने आपको, ग्रूव टूल येलो कलर का बिट है आपका, उसका होल्डर बताया कैसा होता है, उसमें कटिंग पॉइंट बताया है, इसमें विथ और कॉर्नर एरिया डिफाइन करना होता है ग्रूविंग टूल के लिए। अगला टूल आता है बोरिंग का। बोरिंग टूल में आप आइसोमेट्रिक व्यू दे सकते हो, और इसमें ज़्यादातर TNMG यूज होती है, जो ट्राइंगुलर बिट रहता है वो यूज़ होगा, इसका भी नोज रेडियस रहता है। तो प्रिसीजन होल्स आर ऑफन फिनिश विद अ बोरिंग टूल। जो भी आप होल बना रहे हो उसको फिनिशिंग के लिए हम बोरिंग करते हैं। बोरिंग में आपका टूल घूमेगा, मतलब वर्कपीस घूमेगा, और टूल अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट लेता हुआ फिनिशिंग करता जाएगा। बोरिंग बार टूल्स आर माउंटेड पैरेलल टू द मशीन स्पिंडल। तो जो स्पिंडल मशीन का है, जैसे एक्सिस ऑफ स्पिंडल उसकी वर्कपीस है, उसी के पैरेलल आपका बोरिंग बार रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें 90 डिग्री का रहेगा। तो बोरिंग जो है वो ड्रिल के अंदर जाएगी, टूल अंदर जाएगा और वर्कपीस घूमेगा और आपका वो बोरिंग कर देगा। बोरिंग में आपका डाया एनलार्ज होगा। ठीक है, तो बोरिंग टूल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अगर आपको सपोज करो आपने 22 mm का होल करना है और आपका ड्रिल बिट 18 का है, तो आपने 18 पहले तो आप लगाओगे 10 mm का, उसके बाद आप उसको 16 mm का लगाओ, फिर 18 का लगाओ। 18 का लगाने के बाद आप उसमें 4 mm का कट लगाना है, तो 22 का ड्रिल नहीं आया आपके पास, तो आप क्या करोगे, बोरिंग टूल लोगे और उसको 22 mm का कट लगा के 22 का तैयार होल कर दोगे। देन उसके बाद दे रिक्वायर अ होल इन अ पार्ट लार्ज इनफ टू ऑलो द बार टू सेफली एंटर एंड एग्जिट। वही बताया मैंने आपको कि सबसे पहले ड्रिलिंग होगी, उसके बाद बोरिंग होगी। डायरेक्ट बोरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले ड्रिलिंग कर लो जितने डाया का आप मैक्सिमम टूल है, उसके बाद बोरिंग से आप उसको अपने रिक्वायर्ड डायमीटर तक लेके जा सकते हो। अगला जो टाइप आता है वो आता है थ्रेड। थ्रेड टूल देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर एक छोटी सी बिट होती है, इसको मैंने आपको एनलार्ज व्यू दिखाया है। उसमें आप देखो छोटा सा एक ट्राइंगल है जो थ्रेडिंग करता है, और ये थ्रेडिंग जो है ये बेसिकली फॉर्म टूल है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका वी थ्रेड बनेगा। थ्रेड टूल्स आर सेट टू द टिप ऑफ द थ्रेड पॉइंट इन जेड एंड एक्स डायरेक्शन। तो जेड और एक्स डायरेक्शन में इसको डिफाइन करते हैं हम। उसके बाद जेड इज सेट by touring off on the edge of the part and then taking account the distance from the edge of the tip to the thread point। तो इसमें जो थ्रेड पॉइंट है ये आपका कंट्रोल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और टॉप व्यू में आपको मैं दिखा रहा हूँ इनलार्ज करके, ये थ्रेड का टिप है, जहाँ जैसे इस वाले पॉइंट से कटिंग होगी,
हल्का सा जो छोटा सा पॉइंट है वहाँ से कटिंग होगी और वहाँ से आपका थ्रेड कटता जाएगा। तो थ्रेड का साइकिल भी हम आपको बताएंगे, कौन सा जी कोड यूज़ होता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा थ्रेडिंग कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कट ऑफ। कट ऑफ के लिए हमारे पास ग्रूविंग टूल भी यूज़ कर लेते हैं या पार्टिंग ऑफ टूल भी होता है। तो ग्रूविंग टूल जैसा ही होता है ये भी। वंस द पार्ट इज फिनिश इट इज यूजली पार्टेड और कट ऑफ फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है, जब पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टॉक से आपको उसको रिमूव करना है, तो आप कट ऑफ टूल यूज़ करते हो या पार्टिंग ऑफ टूल यूज़ करते हो। और कट ऑफ टूल इज स्पेशल काइंड ऑफ ग्रूव टूल। सी, इसने सेकंड पॉइंट में बता ही दिया कि जो कट ऑफ टूल है वो ग्रूव टूल जैसे होता है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ग्रूव टूल ही होता है, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा डीपर कट के लिए बनाया होता है। तो जो उसकी विड्थ होगी वो थोड़ा लेंथ में लंबा होगा, ताकि जो टूल का जो होल्डर है वो वर्कपीस से ना टकराए, लेकिन सिर्फ टूल जो है अंदर जाके कटिंग कर दे। कट ऑफ टूल्स आर क्लासिफाइड इन पार्ट्स विद देयर विथ एंड मैक्सिमम कटिंग डेप्थ। तो कटिंग डेप्थ मैंने आपको बताया, उसकी लेंथ कितनी है कटिंग करने की, और उसकी विथ 3 mm का है, 4 mm का है, 2 mm का है। उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ कम टू अवर प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, जैसे जी कोड्स, एम कोड्स और कुछ प्रोग्रामिंग की लेटर्स जिनको हम प्रोग्राम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और प्रोग्राम लिखने के बाद उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड में पहले सिमुलेट करेंगे, चला के देखेंगे कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, सही चल रहा है। उसके बाद उस प्रोग्राम को हम मशीन के अंदर फीड करके उसको एक ट्रायल रन चला के देखेंगे। अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो प्रोग्राम आगे मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ की लेटर्स रहते हैं प्रोग्रामिंग के, तो वो हम अब डिस्कस एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम बनाएंगे, उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग से ही शुरू करेंगे। तो उसमें हम आपको सारे प्रोग्रामिंग की लेटर्स, जी कोड, एम कोड्स, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था इसमें मैंने आपको डिस्कस करना था कि सीएनसी होता क्या है, सीएनसी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सीएनसी मशीन्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, सीएनसी की क्या एप्लीकेशंस हैं, सीएनसी मशीन्स में क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो हमारा मेन फोकस था सीएनसी टर्निंग पर, तो सीएनसी मशीनिंग के अंदर हम लेथ मशीन के ऊपर ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं। तो लेथ मशीन की भी सिर्फ प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इंस्ट्रक्शंस को सेट करना है, इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करना है प्रोग्रामर ने। ठीक है, उसके साथ साथ आपको सीएनसी लेथ का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था इस ट्यूटोरियल में कि सीएनसी कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसके स्पिंडल का काम क्या है, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमने आज फर्स्ट ट्यूटोरियल में इसका सारा कुछ सीखा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने मोस्टली डिटेल बताया गया है सीएनसी के बारे में, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी करके बताई है। ठीक है, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है सीएनसी का, सीएनसी प्रोग्रामिंग लेथ या सीएनसी प्रोग्रामिंग टर्निंग। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग के कुछ की फीचर्स, की लेटर्स जो हैं, उसके बाद जी कोड्स क्या होते हैं, एम कोड्स क्या होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम हर कोड का जो एक थियोरी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज और एक टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी हमने प्रोवाइड की है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।